अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मॉर्निंग एट होम ओनली ऑन पीटीवी होम। और आज जो मैं खुश हूँ, हमेशा जब शो करती हूँ तो खुश होती हूँ, लेकिन एक आज और मेरी वजह है जो कि मैं बड़ी खुश हूँ। डॉक्टर बिल्किस को साथ रखते हुए बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस, कैसी हैं आप? सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर बिल्किस हमारी नेचुरोपैथ कहते हैं, जी, है मैं ना, माशाल्लाह, और हर्बलिस्ट भी हैं और हर चीज़ का इलाज जानती हैं और बहुत ही प्यारी हैं। अच्छा, पता क्या हुआ आपा? अभी मेरा फ़ोन आया, आपने देखा? जी। असल में आज जो बच्चे ए लेवल्स कर रहे हैं और जिनका साल बड़ा अजीबो गरीब गुजरा, ऑनलाइन पढ़ के, ऑनलाइन उनके फिर टेस्ट, कुछ इवैल्यूएशंस हुई, फिर कैम्ब्रिज ने रिजल्ट बनाने थे, बच्चे इतने शदीद स्ट्रेस में थे कि एक तो उनको मॉक रिजल्ट्स मिला शुरू में, जो स्कूल ने उनको एक दे दिया प्रिडिक्टेबल ग्रेड, और अब उनको आज मिलने थे फाइनल ग्रेड। और माशाल्लाह मेरी बेटी के 3 A's आए हैं माशाल्लाह, बहुत तो वो मुझे अलीज़ा फ़ोन करी थी रात को, ना वो सोई ना उसका हाल बुरा। मामा क्या होगा, मामा अगर मैं फेल होगी। मैंने कहा बेटा बिल्कुल तुम मेरी तरह सोचती हो, मैं भी हमेशा एग्जाम से पहले पूछती थी कंपार्ट कैसे देनी है। मेरी टीचर कहती थी यार तुम मतलब क्यों फेल होगी। मैंने कहा पता नहीं मैम, बुरे वक्त का और बारिश का पता नहीं होता, मुझे बता दें कंपार्ट कहाँ होती है, इस वाले जगह जाना होगा, कहाँ अप्लाई करना होगा, नंबर दे दें। तो मेरी बेटी ने भी फेल होने के सारे माशाल्लाह इंतज़ाम अपने पूरे किए हुए थे। मामा फिर मैं क्या करूँगी, क्या होगा। तो माशाल्लाह अभी मुझे वो अपना ग्रेड बता रही थी और बहुत ऐसे खुश हो जाती है ना। अलीज़े से आप लोग सब मिले हुए भी हैं, शो पे आई है मेरी बहुत प्यारी बेटी और बहुत मेहनती बेटी, और वो जो कि खुद पढ़ने वाली बच्ची होती है और अजान उसका उल्टा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये मतलब मेरे साथ है, ये ना समझे कि अरे आदिया के साथ सब सही जा रहा है। चेक करें आप ज़रा, अजान उतना ही मुझे तंग करता है पढ़ाने में, पढ़ने में, और लेकिन इट्स ओके, बैलेंस हो जाता है एक तरह। बट आई एम वेरी हैप्पी। अब बल्कि सब एक टेंशन है जी, बिजनेस भी पढ़ना चाह रही है वो, लॉ में उसका शदीद इंटरेस्ट है। हालांकि हमने लॉ साथ में रखा था, मुझे ये था कि बिजनेस एनालिटिक्स या अच्छा किसी बिजनेस लाइन में जाए। बच्ची है, लड़की है, लड़कियों की लाइफ में बहुत सारे पॉजेस भी आते हैं, शादी, बच्चे, इन लोगों की वजह से। ऐसी कोई फील्ड हो जिसमें ये ब्रेक भी ले सके, जब चाहे शुरू भी कर ले, घर से भी काम कर ले। लेकिन वो ज़्यादा अच्छी लॉ में जा रही है, मैं लॉ में चाह नहीं रही कि लॉ में कुछ जाए। क्या जो जिसमें उसका इंटरेस्ट है ना, आप वो कीजिए। लॉयर जो है ना, वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी होता है, तो मुझे लग रहा है लॉ बहुत अच्छी बन जाएगी। लॉ इसलिए इतनी उसको अच्छी लग रही है, उसकी टीचर बहुत अच्छी है। अब आप देखिए ना कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है अगर आपकी टीचर अच्छी हो। मेरी बेटी बिजनेस में पढ़ना चाह रही है, लेकिन उसकी लॉ की टीचर को इतनी तबाही खातून है, लड़की है जो भी, इतना प्यारा पढ़ा रही है कि मेरी बेटी को लॉ से मोहब्बत हो गई, अब वो लॉ पढ़ना चाह रही है। फिर मैंने हिसाब लगाया कितने साल की पढ़ाई है, कितने पैसे लगेंगे। मैं कहा बेटा फिर सोच ले, ये तो लॉ ख़त्म ही नहीं होती इसकी पढ़ाई, और ऊपर से कि फिर मतलब कितनी कंट्रीज़ में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। बिजनेस में दुनिया भर में आप काम कर सकते हैं। एज अ पेरेंट मैं इसलिए देखो ज़रा कंफ्यूज हो गई। आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में जो अलीज़े करना चाह रही है आप उसको वो करने दें। मुझे लगता है कि मैं उसके टीचर बदल दूँ। ये भी बिजनेस की अच्छी टीचर आएगी, या मैं लॉ वाली से कहूँ तुम बिजनेस पढ़ा दो ताकि बच्ची का ध्यान बिजनेस एनालिटिक्स में आ जाए। तो ये एनीवेज ये माशाल्लाह सुबह सुबह हुआ। और कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जैसा आपके साथ है ऐसा मेरे साथ है। मेरी बेटी भी माशाल्लाह पढ़ाई में बहुत अच्छी, बेटा बिल्कुल अपोजिट। ये पता नहीं अल्लाह ने हमारे साथ ना रखा है बैलेंस कि एक तरफ आराम है और दूसरी तरफ इम्तिहान है। तो वो लड़के ज़्यादा तंग भी कर, बहुत तंग है, बहुत कमाल। मैं कहती हूँ वो लड़के हैं माशाल्लाह जो खुद से पढ़ते हैं, माओं को तंग नहीं करते और बड़े फरमाबरदार होते हैं और खुद से पढ़ लेते हैं। कैसे करते हैं? अच्छा, आज के शो में क्या होने वाला है वो मैं आपको बता दूं। आज हमारे शो में एक डेमो भी है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। मैं मेकअप नहीं कर रही क्योंकि मुझे बहुत अरसा हो गया सवाए अपना किसी के मेकअप करते हुए, लेकिन तहरीम ज़ुबैरी मेकअप भी किसी का नहीं, सॉरी, हमारी मॉडल का मेकअप करेंगी। और पार्टी मेकअप 20s 30s में क्या लुक होनी चाहिए समर में, उसको हम आपको दिखाएंगे। साथ में भी है राफिया जो कि बात करेंगी दांतों में, गम्स में शदीद मसाइल, क्योंकि लोगों ने गोश्त जो खाया है बहुत ज़्यादती के साथ खाया है और अपना पेट और अपने दांत ना समझते हुए खाया है, तो अब दांतों के इतने मसाइल आ रहे हैं। मुझे बताई थी कि इतने सारे लोग आ रहे हैं क्लिनिक में। और अभी डॉक्टर बिल्किस बात करेंगी कुछ जनरल बीमारियां जिनमें इस वक्त हॉस्पिटल जाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बुज़ुर्गों को होती हैं ज़्यादा, मतलब वैसे भी हो सकती है कम उम्र में, मतलब थोड़ी सी कम उम्र में, लेकिन बुज़ुर्गों के साथ जब यूरिक एसिड का मसला आ जाए, ब्लड प्रेशर का मसला आ जाए, तो घर में घर की चीज़ों से आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, अगर अलार्मिंग कोई बात है, यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। जी जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सबसे पहले हम यूरिक एसिड, उसका ताल्लुक भी किडनी से है, मतलब कि यूरिक एसिड, क्या यूरिक एसिड? यूरिक एसिड क्रिस्टल पार्टिकल बन के ना, छोटे छोटे पार्टिकल बन के आपके जोड़ों के गिर्द जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं होता। उसकी वजह से आपको शदीद तरीन जो है
जोड़ों में दर्द, छोटे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, और मैंने देखा है, मैं वालिद साहब मेरे बड़े टफ हैं, लेकिन जब उनको यूरिक एसिड का कभी मसला हो जाए तो बकायदा चीखें मारते हैं, इतनी उनको दर्द होती है पैरों में, उंगलियों पैरों में। सबसे कहते पहले हैं इसमें वो आ गया है, सुइयां आ गई हैं, जी, क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं यूरिक एसिड के, तो इससे बहुत ज़्यादा इंसान प्रॉब्लम में आ जाता है। और प्रोटीन का इस्तेमाल इसमें मना होता है, जैसे गोश्त का इस्तेमाल, इसमें आप गोश्त ना खाएं। अच्छा, गोश्त ना खाएं, प्रोटीन और भी चीज़ों में होता है, जैसे माश की दाल, चने की दाल, वो भी जो है ना प्रोटीन उसमें होता है, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। यूरिक एसिड के लिए सबसे बेहतरीन घर का जो नुस्खा है वो है पानी। पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करने से आपका जो यूरिक एसिड है वो मतलब कि वो आपका किडनी वर्क करने लगता है और वो सही हो जाता है। सबसे पहले पानी। अब लोग जो है ना पानी अवॉइड करते हैं, इसमें आपको 4 लीटर पानी डेली बेसिस पे पीना होता है। अच्छा, यूरिक एसिड के लिए दूसरी जो पाइप ना लगा ले मुंह में 4 लीटर कैसे पियेंगे? मैं तो 1 लीटर हो जाए बड़ी बात है भाई। अच्छा, इसके लिए जो दूसरी बेस्ट रेमेडी है वो है आपके लिए जो है लेमन, यानी नींबू पानी। वो अब्बा का गला खराब हो जाता है नींबू से। अच्छा, तीसरी बेस्ट रेमेडी जो है, ना सिर्फ यूरिक एसिड के बल्कि आपके जो स्टोन पथरी बनती रहती है, बार बार पथरी बन जाती है किडनी में, दोनों के लिए कच्चा नारियल, यानी जिसे हम कहते हैं यंग नारियल, कच्चा नारियल जिसमें अभी गिरी नहीं बनी हो, और उसको पीने का तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ। आपने करना क्या है, या तो आपको स्टील की पतीली या कुछ, आप उसको पहले गरम कर लें, साफ हो बिल्कुल, स्टरलाइज को बिल्कुल अच्छी तरीके से गरम करें, और ये जो कच्चे नारियल का पानी है आप उसको उसमें पोर कर लें। तो वो जो आप हम ऑयल में देखते हैं ना, वर्जिन कोकोनट ऑयल, वो भी क्या इसी नारियल का, कच्चे नारियल का बनता है ऑयल? नहीं, जब ये पक जाएगा तो इसमें ऑयल आएगा। नहीं तो वो क्यों कहते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल? एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल इसलिए कहते हैं कि उसको मतलब कि जो बिल्कुल ज़्यादा पका हुआ नहीं होता है, जैसे नारियल बन जाता है ना तो फिर उसमें से निकाला, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सूख के बेचारा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, उस वक्त निकाला जाता है जब उसमें मिल्क भी होता है, उसमें ऑयल भी होता है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल कहा जाता है। ये हल्का सा गर्म करके सिर्फ 3 हफ्ते आप पीजिए सुबह खाली पेट। तो जिनका यूरिक एसिड प्लस जिनको किडनी में जो है ना स्टोन बनता रहता है, जिसकी वजह से आपके कमर में शदीद दर्द होता है, और बाज़ औक़ात जो स्टोन होते हैं वो मूवेबल होते हैं, वो आपके ब्लैडर में आ जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो घर का जो नुस्खा है, मैंने आपको ये बताया कि पहले आपने स्टील की पतीली को गर्म करना है, उसमें आपने यंग नारियल यानी कि कच्चे नारियल का पानी डाल देना है, वो नीम गर्म हो जाएगा। इसको नीम गर्म पीना शर्त है, उससे आप देखेंगे इंशाल्लाह जब आप ये पीने लगेंगे, जिनको भी किडनी प्रॉब्लम होती है, सिर्फ वो लोग नहीं पी सकते जिनका पोटेशियम बढ़ जाता है, जिनका पोटेशियम बढ़ जाता है वो इसको नहीं पी सकते। उसके अलावा ये आपकी दवा है और घर की दवा है, ये पीजिएगा। पोटेशियम बहुत है इसमें, पोटेशियम भी होता है। ये इतनी कमाल चीज़ है, इसका मतलब है एक तो ये लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त, कोई भी कमज़ोरी कुछ हो उसके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी मुझे बात ये समझ आ रही है, वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर होता है और वो डायरेटिक लेते हैं, वो दवाई जिससे आपके बॉडी का पानी निकल जाता है, उसमें पोटेशियम की कमी हो जाती है, if I'm not wrong। तो इसका मतलब अगर ये वो लोग साथ में लें जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, कोकोनट वाटर, तो वो पोटेशियम लेवल्स ठीक रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप भाई वो दवाई मुझे भी डॉक्टर ने एक दो दफा कि भाई ब्लोटिंग हो रही है, अभी ये खा लो, आप यकीन करें उसके बाद बंदा ऐसे में चल रही, हेलो किधर हूँ मैं, और थायराइड पेशेंट के लिए बहुत अच्छा और वो 40 mg दे दी ना डॉक्टर ने। एक तो रात गुजरी वॉशरूम, ऊपर से सुबह बंदा चल ही ना सके। मैंने कहा मैं किधर आ गया, बल्कि क्या हुआ बेटा, कुछ नहीं, उन्हें नथिंग, ऐसे ये वाली हालत थी एक गोली के बाद। तो लोग तो ये गोली ब्लड प्रेशर की खाते रहते हैं रेगुलर। जी, तो फिर उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप किडनी का ख्याल करना चाहते हैं तो नारियल पानी आपके लिए, कि आप कच्चे नारियल का पानी पिएं। तो और इसमें मलाई भी नहीं आनी चाहिए, तब मलाई आने से पहले, जैसे इसकी गिरी बनने से पहले का जो बिल्कुल कच्चा ग्रीन कलर का होता है, जिसमें बिल्कुल पानी बहुत ज़्यादा होता है, वो आपका इलाज है। इसको नीम गर्म करके सुबह खाली पेट पी लें। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब थायराइड पेशेंट को बहुत सारी चीज़ें मना होती हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत अच्छा है। थायराइड वालों को क्या मना है? मुझे तो कुछ मना नहीं, क्या मना है? देखिए बहुत सारे हर्ब्स में ऐसा होता है कि फ्लैक्सीड आप नहीं ले सकती। सीरियसली? जी, फ्लैक्सीड तो ले रही थी। हाँ, हाइपो और हाइपर दोनों में होता है कि अगर आपको हाइपर है तो हाइपो में आप ले सकते हैं, हाइपर में आप नहीं ले सकते। शुक्र है। हाँ, तो इसलिए तो इस वजह से ना अब कॉल है आपके लिए। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? कैसी हैं नादिया आप? मैं मजे में। आप कौन बात कर रही हैं सुबह सुबह?
नौरीन? मैं नौरीन शेखपुरा से बात कर रही हूँ। माशाल्लाह, नौरीन, कल वेलकम टू द भी- शो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल भी मैं आपका नंबर डायल करती रही तो वो नहीं यार मेरा वो नहीं फोन हो पाया। चार्जिंग पे लगा था, चार्जिंग तो पे लगा था। प्लीज मैं आज फोन पे कर डॉक्टर रही थी, शो पे बलकीस से फोन बात कर रही करना थी। चाहूंगी। तो मुझे फोन करी थी, शो पे फोन करी थी? नहीं शो पे जब कल डॉक्टर आए थे स्किन स्पेशलिस्ट। सॉरी, मैं समझी मेरे फोन पे। ठीक है, अच्छा सवाल पूछो। मुझे डॉक्टर बलकीस से एक बात ये करनी है कि मेरे पूरे फेस पे फ्रैकल हैं। तो मैं जिस डॉक्टर से भी बात करती हूँ वो कहते हैं फ्रैकल का बेसिकली कोई इलाज नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? और दूसरा ये है, जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरा मतलब फेस बहुत छोटा हो जाता है। क्या हल इसका? तो क्या बुराई है अगर फेस छोटा हो रहा है, तो उसमें आपको क्या मसला है? अच्छे वो पहले ही बहुत छोटा है। मैं अपना बेली कम करना चाहती हूँ, वॉक शॉक करती हूँ, एक्सरसाइज, तो वो असर नहीं पड़ता बल्कि फेस छोटा हो जाता है। अरे मैंने तो वो लोग भी देखे, बॉडी इतनी पतली, फेस इतना बड़ा, वो अलग परेशान है। लेकिन मेरा तो फेस पहले ही बहुत छोटा है और छोटा हो जाता है, ऐसे गिर जाता है। और वैसे तुम्हारा क्या वेट ज्यादा है या ठीक है फिट रहने के नहीं, लिए? वेट मेरा बिल्कुल ठीक है। 58 है और 40 मेरी एज है तकरीबन। ठीक है? माशाल्लाह, खुश रहो यार। अगर मुंह छोटा होता हम तो मतलब राफिया से पूछना, आगा शिराज से पूछना, कितनी मुश्किल जिंदगी हो जाती है हमारी। मुझसे पूछो, फिर तो हम तो लगे हुए होते हैं कि पतला हो जाए। खुश रहो यार, पतला होना फेस अच्छी बात है, ठीक है ना? मेकअप अच्छा हो जाता है, पिक्चर्स अच्छी आती हैं, यू आर लकी जी। लेकिन फेस के मुताबिक तो थोड़ा होना चाहिए ना। हाँ, थोड़े से मतलब चीक्स तो होने चाहिए ना, थोड़े से गोले गोले से तो यहाँ तो हो, है ना? अच्छा, और जो मेन चीज है वो जरूर पूछें कि जी मैं बिल्कुल फ्रैकल बता रही का हूँ, मैं डॉक्टर मैं बलकीस आपको से जी पूछना मैं चाहती बता हूँ। मैं बता अच्छा, आपने फ्रैकल्स के लिए पूछा है। अच्छा, फ्रैकल्स, मलाजमा, दोनों चीज़ें, पिगमेंटेशन, ये तीनों चीज़ें अलग है। फ्रैकल्स उसे कहते हैं जो ब्राउन ब्राउन कलर के तिल की तरह इधर इधर, जैसे नॉर्दर्न एरिया या जिनके अल्लाह ताला ने जिनको वाइट कलर बहुत दिया तो उनके होते हैं छोटे छोटे तिल की तरह होते हैं, ब्राउन तिल की तरह होते हैं, वो सुपरफिशियल लेयर में होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। आप बात करिए मलाजमा या पिगमेंटेशन की, जो एक मतलब छाई सी पड़ जाती, छाइयाँ या झाइयाँ पड़ जाती, बिल्कुल सही है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई किसी वजह से भी आपके स्किन पे ना हुई तो वो ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं। और लीवर का भी मसला होता है, यूवी रेजेस का भी होता है, इसके रीजंस बहुत सारे होते हैं। अब इलाज पर आते हैं। अब जैसे जैसे इलाज कराते हैं ऐसे ऐसे ही बढ़ती चली जाती हैं और ये फैलती चली जाती हैं। कुछ यहाँ के पैचेस होते हैं और कुछ जो मलाजमा या पिगमेंटेशन है, जैसे हम नेचुरोपैथ या मेरे टीचर ने जो मुझे बताया कि अगर इधर हो रहा है तो हो सकता है कि हार्ट का कोई इश्यू हो, यहाँ बटरफ्लाई पैच बनाओ तो लीवर का कोई इश्यू हो, सर पे हो रहा है तो बैली के नीचे के कोई मसाइल हो, तो इसके लिए इंटरनल मेडिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मैं आपको सिंगल रेमेडी बता रही हूँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो रहने वाली चीज़ सिर्फ अल्लाह ताला की है। आपकी स्किन में 95% बेहतरी आ सकती है लेकिन लंबा टाइम लगता है। आप लोग चाहते हो कि जैसे वो ना दिनों में गायब हो जाए, मिनटों में गायब हो जाए, ऐसा नहीं होता। आप किसी भी पैथी में इलाज कराएं, मैं अपनी नेचुरोपैथी की बात कर रही हूँ, उसमें 2 साल लगते हैं। और उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे बेहतरीन और एक सिंगल रेमेडी मैं आपको बताऊँ, पाइनएप्पल का जूस आपने पीना भी है, पाइनएप्पल का जूस आपने लगाना भी है। आप देखें, अगर आप ये करती रहीं और आपने कोई क्रीम्स नहीं लगाई, जैसे वो पतला करने वाली क्रीम्स नहीं लगाई, तो अल्लाह गफूर रहीम के हुक्म से आपको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा लंबा इलाज कराना पड़ेगा। सही बात तो है। ये है। अच्छा, ये जो बात मैं कल्लों की कर रही थी ना कि यहाँ मोटापा थोड़ा सा, यहाँ कल्ले होने चाहिए, हमारे 80s के एंड में, अब आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चों को, एक बड़ी बदतमीजी होती थी हमारे साथ। एक बीमारी थी जो बड़ों में पाई जाती थी, और वो था कि छोटे बच्चों के ना गाल खींचो, पता नहीं उनको प्यार आता था। अरे कैसी हो, मेरी एक टीचर थी, मसला था उनको, पता नहीं क्या, कि वो मुझे देख के ना, जो मेरे ये जो पकड़ के मुझे झुलाती थी, मैं रो पड़ती थी, और उनको देख के मैं रोती थी कि ये आ गई है मेरे जो है ना चीक्स की शामच आ जाएगी। तो मेरे बड़े उन्होंने कल्ले पकड़ के, कैसी हो, बहुत मुझे वो यकीन करें पेन याद है। शुक्र है फिर 2000 के बाद ये बीमारी ख़त्म हो गई और बड़ों ने ये करना छोड़ दिया, वरना हमारे घर में भी जो आ रहे हैं लोग, क्या हाल है बेटा, ये क्या होता था, ये क्या बीमारी थी, बहुत तकलीफ दे थी कि भाई आप ऐसा होता है, प्यार से मिलते हैं, हेलो हाय, या सर पे हाथ रखा, ये क्या था, ये क्यों करते थे लोग? हाँ, आप सही कह रही हैं। स्कूल हम भी जब पढ़ते थे तो यही होता था। आपके किसी ने कल्ले खींचे वैसे? आंटी अंकल ने? स्कूल में मैं बहुत स्किनी थी। आए हाय, स्किनी मैं भी थी, सिर्फ मेरे चीक्स जरा, सॉरी, तो हाँ, बेबी फैट था मेरे में, माशाल्लाह पतली मैं भी थी।
मैं भी पतली थी। हाँ जी, आपका गोल लड़कों वाले कपड़े पहनती थी। इस वजह से आपका एक्सेंट भी बिल्कुल अंग्रेजों वाला था उस इवन दो के ड्रामों में भी। बंधन में तो मैं बना के बोल रही थी एक्सेंट, मैं उस वक्त तक बाहर कभी गई भी नहीं थी, आप यकीन करें। सिर्फ फिल्में देख के ना दिमाग खराब हुआ था, तो एक्सेंट मेरा सब बच्चों का हमारा ऐसा था, माय गॉड व्हाट इज डूइंग। तब हम में कॉम्प्लेक्सेस थे, ये बीमारी थी मुझ में बंधन के टाइम पे, बाद में ठीक हो गई। होता है उस टाइम टीनेज में आप ना जरा इंग्लिश इज कूल वो वाले बना बना के बोल रहे होते हैं झूठे झूठे। लेकिन मैं तो बहुत झूठ अच्छा लगता था। मैंने बहुत झूठ बोले स्कूल में बिल्किस साहब। मैं तो ये भी बोला है कि मेरे अम्मी जर्मन है और अब्बा मेरे फ्रेंच हैं, और कोई अगर देख ले क्या ये लगती तो नहीं मैंने कहा नहीं नहीं, वो अम्मी ने मेरे आके ने बाल कलर किए हैं, प्लास्टिक सर्जरी कराई है, लेकिन है ये जर्मन और वो फ्रेंच है मेरा अब्बा कह रहे उर्दू में कैसे बात करें। मैं कहा हमने सीखी है आके। मैं बहुत झूठ बोलती थी, बहुत ज्यादा, मतलब हार्मलेस झूठ। ये नहीं किसी के रबर चुरा लिए, पेंसिलें चुरा ली, लेकिन ये कि मैं इस तरह के ना फजूल से झूठ बोलती रहती थी कि मैं बाहर से आई, स्विट्जरलैंड में मैं पैदा हुई और मेरी आला तालीम जो शुरू की तालीम है स्विट्जरलैंड में हुई है, और बच्चे मान भी जाते थे, कुछ कहते थे जो बड़ी गप्पी झूठी, जो समझदार थे अच्छा जी जी। अब दूसरे मसले पर आते हैं। अब ये है कि आप जैसे आपने कहा कि गोश्त खाया है तो दांतों का भी हशर हो गया है और इंडाइजेशन भी हो गई। जो मैं आपको ये रेमेडी बता रही हूँ, अगर आपको एसिड रिफ्लेक्स हो रही है, जैसे खाना ग़िज़ा मुंह को आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, तो ये पहली होम रेमेडी है जो आप कर सकते हैं। और ये आज से नहीं, सदियों से इस्तेमाल होता है, कहीं ना कहीं हम लोग इसको भूल चुके हैं। आपने करना क्या है, अनारदाना, अनारदाना आपने 1 चम्मच लेना है। पुदीने के 10 से 20 पत्ते आप ले लें, ठीक है। 3 डंठल में जितने आते हैं वो पुदीने आप ले लें, और इसमें इसके ऊपर आप खौलता गर्म पानी डालें, ठीक है। ये आपका बेहतरीन कहवा बन गया आपके निज़ाम हज़म के लिए। चाहे आपको ये एच पाइलोरी की वजह से हो, चाहे आपको बदहज़मी की वजह से हो, चाहे किसी भी वजह से हो, आप ये पीजिएगा। इसके साथ आपने क्या करना है, बड़ी इलायची के बीज, ये इमरजेंसी वाला, ये जो वैसे दर्दें होती है ना नादिया, बाज़ों का लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं कि हार्ट अटैक हो रहा है, इतना प्रेशर आ रहा होता है हार्ट पर। तो अगर ऐसा भी हो तो पहले इमरजेंसी के तौर पे ये कीजिएगा। डॉक्टर के पास आपने लाजमी जाना है, लेकिन होम रेमेडी है। उससे पहले तो आपको शर्म करनी चाहिए और वादा करना चाहिए कि मैं आइंदा अपना पेट समझ के खाऊंगा। ये जो भी है मेरे पेट में जाना है, यहाँ कुछ स्टोरेज तो है नहीं कि बहन तुम रख लो, थोड़ी देर बेगम के हवाले कर दिया, वो आप ही के पेट में जाना है और आपको हजम करना है, जो कि कैपेसिटी नहीं आपकी। अच्छा, हाँ, ब्रेक ले रहे हैं आप, उसके बाद फिर बताते हैं जी, क्या करना है। अगर आपने ज्यादा खा लिया एज यूजुअल और फिर उसके बाद दर्द हो गई एज यूजुअल, तो क्या करना चाहिए, कौन सी आप जो है क्या कहेंगे इसको, होम रेमेडी, होम रेमेडी आप कर सकते हैं। आफ्टर द ब्रेक बताएंगे कि वॉचिंग गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मॉर्निंग एट होम पे डॉक्टर बिल्किस आपको बता रही हैं बड़ी मजे मजे की बातें। अभी ब्रेक पे हम बात कर रहे थे शैम्पूज के, जो कि आपने ऑर्गेनिक खुद बनाए हुए हैं, जो कि बालों को क्या करते हैं और आप मुझे क्यों दे रही हैं? मैं क्या कहूँगी, मतलब मेरे लिए क्यों अच्छे हैं? पैराबेन फ्री है, सोडियम फ्री है, उसमें जो बोला गया है शैम्पूज़ में वो सारी चीज़ें हैं, जैसे आंवला है, जिंजर एक्सट्रैक्ट है, हर चीज़ है, तो वो बालों को बहुत अच्छा करता है। आप इसका रिव्यू मैं आपसे ज़रूर लूँगी, फिर पहले आप यूज़ कीजिएगा, फिर आप ट्राई करूँगी। जिंजर शैम्पू है, आंवला शैम्पू, आंवला की तो मैंने सुना है काले करता है बाल, लंबे करता है बाल देखिए वो आपका जो कलर है उसको बरकरार रखता है। अच्छा, मैंने कभी घरेलू टोटके नहीं किए, ये आप सबको पता होगा मेरे बारे में। ये जब से डॉक्टर बिल्किस आई हैं, ये खुद ही बना के ना मेरे ऊपर करती रहती हैं अप्लाई। मैं बहुत ढीठ हूँ, मैं कहती हूँ क्रीम ले लूँ, बनी बनाई चीज़ ले लूँ अच्छी कंपनी की। तो कॉल करके आप डॉक्टर बिल्किस से बात कर सकते हैं। थोड़ी देर में हम आपके दांतों के मसाइल पे बात करेंगे। दांत जो कि एक हद तक ही गोश्त चबा सकते हैं और मतलब आप क्या समझ रहे हैं, ऐसे तो नहीं होता। अर्तुगरुल में दिखा रहे हैं उनको कि हम सबको कि ये बड़े बड़े बोटे खा रहे हैं सब ना, इतनी बड़े बड़े पीसेस, वो उनके खास दांत हैं। अच्छा, उस वक्त उनको दांतों के मसले नहीं होते होंगे, इतनी खौफनाक, मतलब इतना प्रोटीन, रेड मीट सुबह दोपहर शाम। देखिए वो घूमते कितना है, हॉर्स राइडिंग करना, घूमना, वॉक करना, तो जाहिर सी और बात है। बमसी जो हैं, जो एल्प हैं, वो तो एक बकरा भी उनके लिए कम है।
जबरदस्त वॉरियर है, लेकिन खाते हैं तो आपको पता है उसमें कितना सीरीज में दिखाया है बार बार माशाल्लाह। और लेडीज भी खा रही हैं बगैर किसी के ना, ये कि कोई हम हल्का सा ना मजेदार फास्ट तरीके से, लेकिन उसमें मसाले नहीं है जो अल्लाह ने दिया, उसको उबाल के खा रहे हैं। ये मसाले हद से ज्यादा कम है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर जो अर्तुगरुल देख रहा होगा उसमें भी वो पुदीने की बात करें, सारी इन्हीं चीजों, नेचुरल चीजों की बातें करें। हाँ, और कितने मजे मजे के खाने नहीं, हमारे ड्रामों की शूटिंग में नहीं होता वैसे। हाँ, कुछ होते हैं ऐसे कि मतलब आप खाना रखा तो मैंने सुना है, वैसे मेरे ड्रामों में नहीं हुआ कि जी स्प्रे कर दिया कभी कभी के कोई खाए नहीं। जी, मैंने भी एक ऐड किया उनके था। खानों में तो नहीं किया, उनके तो सारे खानों में है कि खाओ, खाते हुए दिखाओ। बट ये द फैक्ट इज कि पीटीवी पे अर्तुगरुल जो चल रहा है माशाल्लाह, इट्स इनक्रेडिबल, सब उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। साथ में क्या आपने पीटीवी का एजुकेशनल चैनल देखा है? मैंने देखा है एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि अजान में से बैठा था, मैंने कहा इधर ये देखो ये क्या बता रहे हैं। तरीका बहुत मॉडर्न, बहुत अच्छा है। जो पुराना हम कभी कहते थे क्या सुई धागा, ट्रैक्टर की रिपेयर चल रही है, आप ये देखिए कि कितना अपडेटेड एजुकेशनल जो है वो दिखा रहे हैं, प्रोग्रामिंग ऑन द एजुकेशनल चैनल। तो बच्चे आजकल घर पे उनके साथ बैठें, उनके साथ मसले हल करें, उनको सिखाएं, बहुत ज़बरदस्त चैनल है जी। आपकी भी कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो चैनल देख के दूर होती हैं, क्योंकि वो फिर जब ऐसे करके फिर उसको मार्क्स देते हैं, चीज़ें बताते हैं। मैं भी देखती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, बाकी बहुत अच्छा है जी। तो आप अभी क्या रह गया जी, शैम्पू की बात हो गई जी। उसके साथ एक चीज़ रह गई कि जो आपने ये तो बना लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, बड़ी इलायची के बीज निकालने हैं, उसमें से सिर्फ 3 से 4 बीज लेके पहले आप वो चबाएंगे, उसके ऊपर ये जो कहवा बना है ये पी लेंगे, तो इंशाल्लाह जो आपको उस वक्त इंडाइजेशन का मसला हो रहा होगा उस हल हो जाएगा। ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों को देने के लिए आप जो छोटी इलायची के बीज है ये सारा पीस कर आप साथ डाल देंगे, ठीक है। अब रह गई बात, गोश्त तो खाया, वैसे ही फैटी लीवर होता है, सीरम इंसुलिन बढ़ा हुआ होता है, फैटी लीवर होता है, उस और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं। बाज़ औक़ात कोलेस्ट्रॉल सही होता है लेकिन टीजी यानी ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह से हार्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है। तो आप घर से क्या कर सकते हैं, आपके घर में, आपके किचन में एक चीज़ है जो तीनों चीज़ों के लिए अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल के लिए, सीरम इंसुलिन के लिए और ट्राइग्लिसराइड, तीनों के लिए बेहतरीन चीज़ है, वो है दालचीनी। मगर आप जब भी दालचीनी लेने जाएं, मैंने यहाँ दालचीनी रखी है जो हमारी मार्केट में मिलती है। ये मोटी वाली दालचीनी आपको इतना अच्छा काम नहीं करेगी। जो बहुत ज़्यादा पतली, जिसको हम फेंक देते हैं, जो बहुत ज़्यादा, देखिए जो पतली सी है वो आपने सिर्फ इतना, और जो दालचीनी का असल वो ये होता है कि आपने ये देखें इतना सा आपने दालचीनी, ये आपकी टैबलेट बन गई। और ये इतनी तेज़ होती है जो पतली वाली दालचीनी है, आप इसको जैसे ही चबाएंगे तो आपकी ज़बान पे तेज़ी सी आ जाएगी। तो ये वाली दालचीनी आपका इलाज है। जैसे ही खाना खाएं, खाने के फ़ौरन बाद आप एक टैबलेट के तौर पर आपने ये वाली दालचीनी चबाना है। अच्छा, ये जिनको जो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती हैं वो भी इसको ले सकते हैं। अगर चाहें तो इसके साथ आप लहसुन का पाउडर मिक्स करके रख सकते हैं। लहसुन का पाउडर भी आराम से मार्केट में मिल जाता है, ये मिक्स करके लिखा है, लगा तो दुल्हन लिखा हुआ है नहीं, लहसुन दूर से पढ़ी ना, दुल्हन कोई होता होगा, किसी हर्ब का नाम, पान का नाम हो सकता है, तो भी हर्ब का नाम क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, अब आपके सवाल जवाब अभी कुछ रहता है? जी जी, आप पूछिए। बुशरा पूछ रही हैं कि मेरे बाल बहुत ऑयली हैं और इसमें डैंड्रफ भी है, 1 दिन बाद ही ऑयल आ जाता है। आय हाय, शुक्र करें 1 दिन बाद आता है, लोगों के तो 1 घंटे बाद भी ऑयल आ जाता है। यू स्टिल लकी जी। अच्छा, इनके लिए, आपके लिए ऑयल नहीं है, आपने ऑयल नहीं लगाना। इत्तेफाक से जो हमने यहाँ पे कोकोनट वाटर रखा है, आपने इसमें क्या मिलाना है, आपने इसमें दालचीनी पाउडर 1 चम्मच मिलाना है, ठीक है। ये मैंने दालचीनी का पाउडर बनाया है, ये कोकोनट वाटर है, इसमें मैं 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिला रही हूँ। अब आपने क्या करना है, इसको मिलाने के बाद स्प्रे बॉटल में बनाकर रख लेना है। स्प्रे बॉटल में बनाकर रखने के बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आप नहा लें उसके बाद आप इसका स्प्रे सर की जड़ों में कर दें। ये क्या करेगा, ये आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा और आपके बाल अगर डैंड्रफ की वजह से गिर रहे हैं उसको कंट्रोल करेगा, साथ में आपकी री ग्रोथ ऑफ योर हेयर के लिए सही है। आपने इसको बना कर रखना है। ये दालचीनी आपने छाननी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इस दालचीनी का एक्सट्रैक्ट जो है आपके नारियल के पानी में आ जाएगा। आप ये लगाइएगा, इंशाल्लाह इससे आपके बालों में बहुत फ़र्क पड़ेगा। डैंड्रफ के लिए आप दही और हल्दी ले लीजिए। दही 2 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। हफ्ते में 2 बार सर की जड़ों में लगाएं। आपने रोज़ाना शैम्पू करना है, रोज़ाना शैम्पू करना है, तो क्योंकि जो फंगस है
ये डैंड्रफ भी फंगस है, ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। जो आप शैम्पू करती रहेंगी और आप अपना आम जो शैम्पू है, कोई भी आपके पास शैम्पू है, उसको आपने क्या करना है, उसमें चीनी 1 चम्मच पीस के मिला लें, आधा चम्मच सिरका, एप्पल साइडर विनेगर मिक्स करके इसको लगाएंगी तो आपके सर से डैंड्रफ को निकालने में शैम्पू आपकी मदद करेगा। जो छोटे लड़के होते हैं, वापस अजान मुझे अक्सर पूछता रहता है मेरी मूछें कब आएंगी। ये बच्चों को क्या शौक होता है कि उनकी मूछें आ जाएं फौरन। मुझे आप कोई ऐसी चीज़ बताएं, पेस्ट जो मैं उसके लगाऊं और मूछें आई ना, डिले हो जाए। मैं कब बेबी बन के रहो, छोटे बन के रहो, तो मैं क्या जरूरत है, नहीं मामा आई वांट मूछ। देखिए मामा आगे उस दिन में 3 दफ़ा पूछता है मूछ आ गई। अच्छा, ये होता है लड़कों के साथ। जो छोटे लड़के होते हैं उनको मूछों का शौक होता है, जो बच्चियां होती हैं वो दुपट्टा पहन के घूमती हैं। बस आपको ऐसी ट्यूब पता है मैं इसको लगाऊं और इसकी मूछें डिले हो, आनी नहीं चाहिए, बहुत देर से आनी चाहिए। बेटा बेबी मेरा बेबी रहे, कुछ हो सकता है। खैर ये मुझे आप थोड़ी देर आप मुझे बाद में बताइएगा बेशक, ये तो पर्सनल बात है, चलिए तो प्राइवेट बात है, घरेलू बात है। डॉक्टर बिल्किस से कहें कि प्लीज काले केले लग रहा था मुझे, काले जीरे का कहवा नहीं, इसने लिखा है KHWA, क्या बना ख्वा, बनाने का तरीका बता दें प्लीज। कावा है या क्वा है पता नहीं। अच्छा, इत्तेफाक से काला जीरा यहाँ रखा हुआ है, मैं बताने लगी थी। आप देखिए, काला जीरा कभी भी काले कलर का नहीं होता, याद रखिएगा। आप पंसार के पास जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपको काला जीरा दे देते हैं जो बिल्कुल डार्क कलर का होता है, उसमें से ऑयल निकल चुका होता है और वो दे देते हैं। काला जीरा देखिए ये कलर होता है इसका, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने काला जीरा लेना है, 1 चम्मच खौलता गर्म पानी उस पर डाल देना है, तो आपका काला जीरा का कहवा बन गया। आप जीरा भी कंज्यूम कर लीजिएगा और पानी जो उसका निकले वो भी पी लीजिएगा। अब काले जीरे का कहवा किन किन चीज़ों के लिए अच्छा है, आपकी ओबेसिटी, मोटापे के लिए बहुत अच्छा है, आपके गले के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके गले में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा हो तो आप ये कहवा रोक रोक के पीजिएगा, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये रूखे सूखे सड़े हुए बालों का क्या इलाज है? क्या अच्छा, जबरदस्त पूछा आपने। अगर आप घर से पूछ रहे हैं तो आपने क्या करना है, अंडे की जर्दी लेनी है और बंद गोभी का पानी लेना है। बंद गोभी विटामिन ई का खजाना है, उसको आपने उसको ब्लेंडर में डालें, उसका पानी निकाल लें और अंडे की जर्दी उसमें मिक्स कर लें। आप ये लगाएं, आप यकीन करें आपके बालों में एक नई जान आ जाएगी। अच्छा, बाय द वे सवाल मैंने भी पूछा था हाँ, इसलिए नाम नहीं बताया, तो जबरदस्त आपने बताया। आप ये इसको क्या करना है, पकाना है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, बंद गोभी का पानी निकाल लेना, उस पानी में अंडे की जर्दी को मिक्स पानी कैसे निकलेगा उसका? उसको जैसे मतलब कि जूसर, जैसे हम सेब का जूस निकालते हैं, ऐसे ही आपने बंद गोभी का पानी निकाल लेना है। पूरी बंद गोभी में से 2 चमचे निकलेंगे? नहीं नहीं, निकल आता है। अच्छा, अगर मतलब कि छोटी बंद गोभी आप लेंगे ताज़ी वाली, उसमें से काफ़ी आधा कप पानी निकल आता है। ओके जी, आपने कह दिया तो ठीक है। अनमता कह रही हैं कि प्लीज़ किडनी इन्फेक्शन एंड UTI की कोई रेमेडी बता दें, हर थोड़े टाइम के बाद इन्फेक्शन हो जाता है, इसका क्या सलूशन है? अभी इस प्रोग्राम के शुरू में ही बताया है कि कच्चे नारियल का पानी हल्का सा गर्म करके सुबह खाली पेट पीना है। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है, किडनी स्टोन बार बार बनने के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरी रेमेडी ये है कि आपने UTI अगर आपको होता है तो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच रात को 1 कप पानी में भिगो कर रख लें। सुबह अगर आप कोई अद्वियात नहीं खाते तो आपने ये वाला पानी जो है छान कर पी लेना है, ठीक है। तो देखिएगा इससे भी फ़र्क पड़ेगा। तीसरी रेमेडी घर की है कि आपने 2 चम्मच दूध लेना है और 1 कप पानी लेना है, उसमें मिक्स कर लें और आप ये पीते रहें, तो इंशाल्लाह इससे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, राहिला फ्रॉम लाहौर कह रही हैं प्लीज़ आप से पूछ के बताएं कि मेरी बेटी के बाल बहुत गिरते हैं तो क्या करूं? अच्छा, सबसे पहले इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कराएं कि आपकी बेटी के बाल गिर क्यों रहे हैं, मसला क्या है, कि थायराइड है, खून की कमी है, कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, किस वजह से गिर रहे हैं, ये कॉज मालूम करना बहुत ज़रूरी है। एक्सटर्नली अभी आपको ये उसका बताया, नारियल और दालचीनी वाला पानी का बताया, वो कर लीजिए, वो बहुत अच्छा है। अंडे की जर्दी ले लीजिए, उसमें दालचीनी का पाउडर थोड़ा सा मिक्स कर लें और उसको भी सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं, तो एक्सटर्नली ये बालों को गिरने से रोकने में आपकी मदद करेगा। एक और चीज़ है, खारा पानी भी बालों को जो डैमेज करता है उसको मतलब कि गिरना बढ़ जाता है। अगर खारा पानी है या हार्ड वाटर है
तो उसका ये है कि आप स्टेनलेस स्टील की पतीली में उसको गर्म करें 20 मिनट से ज़्यादा। जब 20 मिनट से ज़्यादा गर्म करेंगे तो उसके ऊपर भी एक सफ़ेदी आ जाएगी और ऐसे सफ़ेद सफ़ेद डल्ले बनकर नीचे बैठने लगेंगे। उसके बाद इसको छान कर इस्तेमाल कीजिएगा तो इंशाल्लाह इससे भी बाल गिरना काफ़ी हद तक रुक जाते हैं। अच्छा आपा एक लड़की है, उसमें से स्मेल बहुत आती है जी, तो वो मुझे अब उसको समझ नहीं आता लड़की को आप कैसे कहें, इतनी शदीद स्मेल कि वो जब नहा के भी आती है तो वो स्मेल नहीं खत्म होती है। हाँ बिल्कुल, ये और वो आपको अंडर आर्म से स्पेशली आ रही होती है कि और जो उसके मतलब साथ कोई चीज लग जाए तो उसमें भी स्मेल आने शुरू हो जाती है, इतनी शदीद। Acidic ये क्या है, पसीना हो जाता मतलब कि है। बच्चों को ऐसा क्यों मसला होगा? अगर किसी ने ऐसे तो- सिमिलर सवाल भी पूछा, मैंने भी किसी को ऐसे देखा, मुझे समझ नहीं आई कि इनको मतलब ज़्यादा तो यही कह सकते हैं ना बेटा जाओ नहा के आओ, नहाने के बाद भी फायदा नहीं हो रहा, क्या गलती कर रही है वो नहाते वक्त कि जो स्मेल नहीं जा रही? नहीं, गलती इतनी- उनकी ग़िज़ा में। ग़िज़ा तो जी। अच्छा, नहीं ग़िज़ा नॉर्मल है। उनको किसी सूरत गोश्त नहीं खाना, प्रोटीन का इंटेक बिल्कुल बंद कर देना है 1 महीने के लिए, अगर वो चाहते हैं कि ये बैड ऑर्डर जो है बॉडी से चली जाए। दूसरा ऐसा करना है, गुलाबी कलर की फिटकरी मिलती है, मैं सफ़ेद फिटकरी की बात नहीं करी, गुलाबी फिटकरी और अरके गुलाब। 10 ग्राम आपने गुलाबी फिटकरी लेना है, 50 ml की बॉटल आपने लेना है अरके गुलाब की, इसको मिक्स करना है। जो लास्ट रिंस हो या आपने इस नहाने के बाद इसका स्प्रे करना है, नहीं तो आपने लेना है नींबू लेना है, कच्चा नींबू लेना है। कच्चा नींबू लेकर जब आप नहा लें तो आपको लगता है कि बेड मतलब कि बॉडी ऑर्डर बहुत ज़्यादा बहुत स्मेली है, तो ये जो कच्चा नींबू है उसको इतने मतलब थोड़े से पानी में डालकर आप उससे अपनी बॉडी पे बहाएं, तो इससे आप देखेंगे कि इंशाल्लाह रुक जाएगा पसीना, ये जो एसिडिक पसीना। लेकिन अंदर से जो है इनको एहतियात करनी है, प्रोटीन नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है, और साथ में एक कॉलर से भी बात करते हैं, मैसेज भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। मैं सहर कैसी हो? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं सही हूँ, अल्लाह का शुक्र। जी बताएं, सब ठीक है? क्या मसला चल रहा है? अभी मैं सहर बात कर रही हूँ इसराइल से, मुझे वेट मसला है? करना है, आप प्लीज पूछ के बता दें। नहीं तुम्हें क्या मसला है कि तुम सहर बात कर रही हो? जी सहर बात कर रही हूँ इसराइल से। अच्छा कुछ समझ नहीं आई। अच्छा मसला क्या है ये बताओ। ये मेरी आवाज़ देखो, मेरा आज वैसे ही गला ख़राब है, मैं क्यों चीख रही हूँ, मुझसे ना चिखवाओ। हेलो, प्रोडक्शन के लिए पूछ वेट रही हूँ। लूज करना, वेट लूज नहीं हो रहा, प्लीज पूछ के बताते हैं। क्यों, तुम्हारा कितना वेट है, क्या एज है, कुछ ये तो बताओ। एज मेरी 26 और वेट 94। 94। बेटा इतना वेट होने की कोई रीज़न आपने मालूम किया है कि आपके मखसूस आयाम सही हैं? पीरियड में भी मसला है और बाकी मैंने डाइट भी बहुत ज्यादा की है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ समझ नहीं आ रही। आपको आ रही है? जी, बड़ी बाप के कान बहुत अच्छे हैं। मुझे तो कुछ समझ देखिए नहीं आ आपका जो मसला है वो हार्मोन्स का है। हार्मोनल मसले की वजह से आपका जो आपके मखसूस आयाम सही नहीं होंगे तो कभी भी आपका वेट जो है स्टेबल नहीं होगा, बल्कि बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहले आप जो है इसके लिए जो आपने क्या करना है, आपने साबित इस्पगोल, कलौंजी, अजवाइन, मेथी दाना, साबित इस्पगोल, कलौंजी, अजवाइन, मेथी दाना। साबित इस्पगोल आप नहीं पीसेंगी, बाकी तीनों चीज़ों को मोटा मोटा कूट लेंगी, हम वज़न रख लेंगी। आपका जितना वज़न है उसके हिसाब से हाफ टी स्पून सुबह खाली पेट, इसके आधे घंटे बाद नाश्ता करेंगी। हाफ टी स्पून असर की नमाज पढ़ने के बाद आप खाएंगे। असर की नमाज का वक्त इसलिए बता रही हूँ कि आपने खाना 12 बजे खाया हो तो तकरीबन 3 से 4 घंटे का दोबारा वक्फा आ जाता है। आप ये कीजिएगा तो इंशाल्लाह। और वॉक लाजमी करना है और कुकिंग ऑयल छोड़ दें, किसी भी किस्म का कुकिंग ऑयल जो है वो छोड़ दें। आप या तो कोकोनट के तेल में खाना बनाएं या सरसों के तेल में खाना बनाएं। आप देखें इससे इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सवेरा कह रही हैं कि प्लीज़ पूछ के बताएं कि मुझे किसी खाने का टेस्ट नहीं आ रहा, स्मेल भी बहुत बुरी आ रही है हर चीज़ में, मेडिसिन भी ली कोई फ़ायदा नहीं हुआ, प्लीज़ पूछ लें। 2 वीक्स हो गए, कुछ खाया भी नहीं जा रहा स्मेल की वजह से। मुझे तो लग रहा है या तो कोई गुड न्यूज़ है आपकी, हैं आप पहले चेक कराएं, प्रेगनेंसी में भी ऐसा हो सकता है। दूसरा एक जो चीज़ हमें पता चली है, अल्लाह खैर करे, कोरोना में कुछ दिन पहले सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल चला जाता है, तो टेस्ट भी ये करा लें फॉर सेफ्टी। अगर आप मतलब शायद बाकी सिम्टम्स ना हो, सेफ्टी के लिए एक टेस्ट करा लें। और कभी कभी एंटीबायोटिक जैसे मैं पिछले दिनों ले रही थी अपने गले के लिए, तो बाद जो कड़वी दवाई
जहर मेरे मुंह का टेस्ट था। मैं बहुत बुरी कोई पीली दवाई, पता नहीं कौन सी क्लैरिसिट खा रही थी मेरा ख्याल है, तो उससे तो मेरा इतना टेस्ट खराब हो गया था, आपको क्या बताऊं, क्या बताऊं, बिल्कुल क्या बताऊं क्या वैसे। ये जो हमने बताया ना अनारदाना और पुदीने वाला, ये आप कीजिए, इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। और नादिया ने बिल्कुल सही कहा है कि हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से, हो सकता है कोविड यानी कि ये जो कोरोना है उसमें भी जो है ना वो चली जाती है, तो फिर आप देख लें, टेस्ट कराएं, साथ में ये कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। एक और चीज़ है, अपने पपीते का इस्तेमाल करना है, पपीता खाएं, देखिए इससे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पपीता आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा है। आपका मैदा सही हो जाएगा तो दूसरी चीज़ें खुद ब खुद सही होने लगेंगी। बिल्कुल। और ये एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए गवर्नमेंट ने अपना पार्ट प्ले किया, बहुत अच्छे तरीके से लॉकडाउन से कोरोना को कम किया है, सख्ती से। और ऐसी सख्ती मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी कि इतना डिसिप्लिन, इतनी सख्ती हो। सारी हमारी पुलिस, रेंजर सब जो थे लोगों को सेफ रखने में मसरूफ़ थे। हमारे हेल्थ वर्कर्स ने कितना काम किया है, कितने लोग अपने बीमार हुए, जान से हाथ धो बैठे। ये सब कुर्बानियों को आप ना भूलिए प्लीज़। ख़तरा अभी टला नहीं है। ये जैसे अब हम फ्री हो गए ना, कल रेस्टोरेंट्स खुले थे, बड़ी देर तक खुले रहे, लोगों ने टाइमिंग्स का ख्याल नहीं रखा। लगता है जैसे मास्क वगैरह तो मतलब SOPs कोई आप लोगों के लिए है ही नहीं। बच्चे बूढ़े बड़े बगैर मास्क के निकले हुए हैं, फुल जो है पार्टी चल रही है बाहर। व्हाट आर यू डूइंग? मतलब आप क्यों, खुदा ना खास्ता आपकी गलती से आपको नहीं लगता कि हो सकता है कि पहले हम फिर उस फेज़ में चले जाएं, फिर सब कुछ बंद हो जाए? अब जब चीज़ें खुल रही हैं तो खुदा के वास्ते अपना ख्याल कीजिए। हाथ जोड़ के मैं आपसे अपील कर रही हूँ कि मास्क ज़रूरी है, सैनिटाइज़र ज़रूरी है, हाथ धोना ज़रूरी है, गैर ज़रूरी अभी भी अवॉइड करें, ख़तरा नहीं टला। और अगर आप अभी कुछ स्कूल्स खुले हैं US में और कोरोना के केसेस वहाँ बढ़ गए हैं, प्लीज़ अपना ख्याल रखें। बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानियों से हमारा रेशो ऑफ कोरोना कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। इसको दोबारा से आपने हाई नहीं लेके जाना, ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है एज़ पाकिस्तानी। प्लीज़ कीप योर कंट्री सेफ़। और आसपास लोगों को देखें तो उन पर एतराज़ करें, कहाँ है मास्क, आपका मास्क पहने, सर्व ना करें, ऐसे रेस्टोरेंट ना जाएं, ऐसी जगह ना जाएं जहाँ SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। जी सॉरी, नहीं आप सही कह रही। हाँ कैसी हैं? मैं जज्बाती हो गया, नहीं मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था मान से। नहीं आप बड़ी मैं बिल्कुल तपी सही हुई कह थी रही। सही है कि मतलब ये दोबारा लोग अगर- इतने कैजुअल कैसे हो गए। आप बाहर जाए, लगेगा ही नहीं कि कोई मतलब SOPs हैं भी, कभी बनी थी। भूल गए लोग कि किस हम तकलीफ से गुजरे इतने साल कह रही हूँ, महीने। और अल्लाह ना करे कि दोबारा ये तकलीफ आए और दोबारा देखें फिर बहुत ज़्यादा मईशत, और आपके अपने घर में आप कमाने वाले हैं। बिल्कुल। और ये सब कुछ जो खोला जा रहा है ये आप लोगों की आसानी के लिए हुकूमत कर रही है, तो हमारा फ़र्ज़ कहाँ है? हमारा भी तो फ़र्ज़ है। क्या फ़र्ज़ है? एहतियात करें, ख्याल रखें, बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं आने वाले शोज़ में आपको याद कराती रहूँगी, और बस आपको होगा कि एक तो है ना जो बहुत डांटती है, जो बार बार याद कराती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद तहरीम ज़ुबैरी आ रही है, थोड़ा सा ज़रा मेकअप शेकअप हो जाए, शादियों के सीज़न अब प्लीज़, अब शुरू तो हो रहे हैं लेकिन हल्की फुल्की शादी रखें, अभी भी लोगों को कम रखें, अच्छा खर्चा भी बचेगा, डिस्टेंस का ख्याल रखें, स्मॉल गैदरिंग करें, लेकिन गैदरिंग कितनी भी छोटी हो, मेकअप तो ज़रूरी है। तो तहरीम हमें जो है आज एक मेकअप का डेमो देंगी, दिखाएंगी आपको। लेटर हमें राफिया भी ज्वाइन करेंगे और हम आपके बात करेंगे दांतों की हेल्थ के ऊपर एंड गम्स की इन्फेक्शंस। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और तहरीम आ गई हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और आज इनका ना एक आप कहना चाहिए कि आ गई हैं और छा गई हैं। आ गई हैं और छा गई हैं, बस कमाल कर दिया उसने। कैसी हो तुम तहरीम? बहुत प्यारी, आज बहुत प्यारी। हमेशा प्यारी और इतनी अच्छी बातें, और बहुत कुछ तहरीम से सीखने को मिलता है माशाल्लाह। एक्टर तो आप इनको जानते ही हैं, बट एंटरप्रेन्योर भी हैं ऑलमोस्ट। जब नहीं, मैं नहीं मानूंगी जब तक तुम परफ्यूम नहीं अपना लॉन्च करती, प्यारा वाला। हाँ, और जो इतने सालों से जो एक सैलून चला रही हूँ वो भी है, लेकिन मुझे वो परफ्यूम मार्केट में चाहिए फॉरेन, और अपने चाहिए ना। बैग में भी चाहिए मुझे। वो बड़ा वो कमाल मार्केट में नहीं चाहिए एक्चुअली। कौन सा वाला कैमरा मेरा? मैं आपको बताती हूँ दुनिया वालों, इनको सिर्फ अपने बैग में चाहिए, मार्केट में आए या ना आए। हाँ, मुझे इसने एक ना एमी टीज करने के लिए अपना परफ्यूम चेक कराया, मुझे ऐसे करके इतना अच्छा लगा। हाँ।
और मार्केटिंग स्टंट था ना वो मेरा। और वो ये लॉन्च ही नहीं कर रही, पता नहीं किस चक्कर में है। जी तो अच्छा, लेकिन हम बहुत आज अच्छा करेंगे, perfume बहुत है। अच्छा सा पार्टी मेकअप। तो दोबारा बताना। ओके, ओवर टू यू, क्या करना चाहिए? ओवर टू मी। आज हम करेंगे बहुत अच्छा सा पार्टी मेकअप, डे मेकअप, मतलब डे में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। पार्टी मेकअप का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आपने ग्लिटर लगा लेने हैं और शॉकिंग कलर्स लगा लेने हैं और कलर्स जो वो पॉप आउट करें। आपको मेकअप करने का मतलब ये होता है कि आप अच्छे लगें, आपके फीचर्स इन्हांस्ड हों, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आप अपने आप को अच्छा महसूस करें उस मेकअप के बाद। तो क्यों कुछ मेकअप आर्टिस्ट जो इवन डेमो टीवी पे देते हैं उनको लगता है कि ग्लिटर नहीं लगाया ना आंखों पे तो मेकअप सही? नहीं देखिए, मैं भी किसी की शादी में ग्लिटर लगा के जा चुकी हूँ बहुत दफा, ऐसी बात नहीं है, बट वो मोटा डिपेंड मोटा करता है। मोटा मोटा। हाँ, बट वो डिपेंड करता है कि किसकी शादी है, कितनी क्लोज शादी है, क्या सब फ्रेंड्स ने डिसाइड किया हुआ है कि हम ऐसे ही तैयार होंगे, क्या बहनों ने डिसाइड किया हुआ है कि बहन की शादी पे ऐसा मेकअप करना है, या ब्राइड चाहती है ग्लिटर। हमारे पास इस तरह के भी लोग आते हैं नादिया जो कहते हैं कि नहीं ग्लिटर मत लगाइएगा क्योंकि वो जो मेरे होने वाले हस्बैंड है उनको पसंद नहीं है इतनी ग्लिटरी सारी चीजें। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो कहती हैं थोड़ा सा और लग जाएगा, तो हम कहते हैं नहीं, मतलब अब अगर ज्यादा लगेगा तो ओवर हो जाएगा। अच्छा, मेरा तुमसे एक और सवाल है। आजकल की शादियों में तो इतना नहीं, लेकिन 90s में शादियों में होता था, मेरी बहनें इवन कि शादी पे जा रही हैं तो उस दिन पार्लर जाना है। इतना प्यारा वैसे तैयार होंगी मेरी बहनें, मेकअप, बाल, मेरी कजन्स, और जब जिस दिन सैलून जाती थी ना वापस आती थी भूत लग रही होती थी। क्यों? इतने गंदे बाल, इतने बुरा मेकअप। राफिया आगे लेकिन और choice राफिया of मेरे से salon कॉपी कर रही है। बहुत important क्या करूं राफिया, तुम्हें पता है तुम और मैं हाथ हिलाए बगैर बात नहीं कर सकते। बाकायदा मैंने शादियों पे कुछ लोगों को देखा है जो इतना खूबसूरत हैं और उस दिन उस इवेंट पे भूत लग रही होती है। क्या अच्छा वजह? देखिए, उसमें दो चीज़ें होती हैं नादिया। एक तो ऐसा होता है कि कभी शायद मेकअप आर्टिस्ट की नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं होती, या उसकी प्रोडक्ट जो वो यूज़ कर रहा होता है या कर रही होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बेचारा मेकअप आर्टिस्ट आपके साथ इंसाफ करना चाह रहा होता है, लेकिन आपने ये सोचा हुआ होता है कि आप खुद एक शार्लेट चिल्बरी हैं, तो आप बताएंगी कि डार्लिंग नो लेट मी टेल यू। तो जब आप खुद ये करती हैं तो फिर उसमें भी काम खराब हो सकता है। तो जब आप जा रहे हैं, या तो आप अपने मेकअप आर्टिस्ट पे ट्रस्ट करें, पहली दफ़ा उसको बता दें कि आपको किस तरीके का लुक चाहिए, आप किस तरह लगना चाहते हैं, और ये बताने के बाद, इस सारी डिस्कशन के बाद फिर आपने उसके ऊपर छोड़ देना है कि आप उसको काम करने दें। मतलब उसके आई शेडो लगा रहा है और उसमें आपने उसका हाथ छुड़ा के कहा एक्सक्यूज मी, नहीं ऐसा नहीं, ये वाला कलर लगाएं, तो वो जो आदमी अपने काम के प्रोसेस में उसका पूरा प्रोसेस ब्रेक हो जाता है। करेक्ट। और अब जो है ना जूड़े, बंस, मुश्किल मुश्किल हेयर स्टाइल्स, वो फैशन में नहीं है। एवरीबडी वांट्स कि आप सिंपल ब्लो ड्राई कर्ल्स ऐसे कर लिए। अच्छा, जो बाहर से लेडीज आती है ना, उनका भी ना सैलून जाके उनका, क्योंकि बहुत सारे लोग इतना एक्सपोजर नहीं होता, यूके में बहुत सारी ऐसी औरतें रहती हैं, वो फिर यहाँ आती हैं तो वो 90s वाला हेयर स्टाइल मांगती हैं कि जी मुझे यहाँ पे बन हो, यहाँ से बड़ा सा। 90s में आई थी। ड्रामे के बाद क्या होता है, जब अगली एपिसोड आती है तो फ्लैशबैक दिखाते हैं, तो वो फ्लैशबैक से स्टार्ट वो फ्लैशबैक में तो वो मार्जिन दें उनको। वो अभी भी वही जूड़े और वो ऐसे हेयर स्टाइल्स मांगते हैं जो कि अब नहीं अच्छे लगते। तो अच्छा, मेरे अपने घर में शादी आ रही है, आपको पता है ना, हमारे यहाँ जब दूसरी जनरेशन है यंगस्टर्स की, उसमें पहली शादी आ रही है। मैं खैर अपने आप को उसी जनरेशन का हिस्सा मांगती हूँ। बहनें मेरी होंगी दूसरी जनरेशन पिछड़ी, मैं तो बच्चों के साथ ही हूँ भाई। हाँ। तो मेरी भांजी की शादी है माशाल्लाह, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ और मैं शादियों पे जाती नहीं हूँ, लेकिन इस वाली पे खुशी खुशी जाऊंगी। और मैं बिल्कुल, मैं कहते हैं ना, आउट हो गई हूँ उस सीन से। तैयारियां, चीजें, मेरी बहन ने मुझे एक लिस्ट भेज दी है कराची से लेके आना। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है कौन से बाजार हैं, ये बनवा दो, वो बनवा दो, ये ले आओ, वो आओ। मैं कहा हैं, मुझे तो डिजाइनर का पता है, उठा लिया कपड़ा ले लिया। ये कौन सी मार्केट से कपड़े, चीजें कहाँ से बनते हैं? बहुत सारी मार्केट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए पूरे पूरे आप उनको बता देते हैं, वो आपके बड़े नॉमिनल रेंज के अंदर जो है वो आपकी चीज़ें बना देते हैं। अब तो इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको हर तरह का डिज़ाइनर मिलता है, आपको हर तरह का कपड़ा मिलता है। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ऐसी लड़की हो जो मेरे लिए सारे काम कर दे, बाजार से बनवा दे, ख्वारी कर ले, खेचल ख्वारी। मुझे मुश्किल लगता है, बट अब वो वक्त आ गया है कि मुझे खाला होने का हक अदा करना पड़ेगा। और शादियों में शुरू करना खाला का बड़ा भाई होता है रोल। मैंने कहा बस मैं डांस वांस की हद तक ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर तो जिम्मेदारियां डाल दी मेरी बहन ने। उन्होंने कहा कि शादी पे आना इतना आसान नहीं है, ये इनविटेशन बहुत मुश्किल है नादिया। हाँ जी, काम भी बहुत है और खर्चा भी मेरा बहुत होने वाला है। अपने ही कपड़ों का काफ़ी खर्चा हो जाता है, दूसरों को तो नहीं, उधर भी ना, उधर भी तो होना है। अल्लाह खैर करे। शादियां आती हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा खुश हूँ या टेंशन हूँ माशाल्लाह। बट अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है जब आपके बच्चों की शादियों का टाइम आ जाता है, आप इंजॉय करें, कोशिश कर लें। लेकिन तुमने मुझे आज बाज़ारों की लिस्ट देनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता काम कहाँ से होता है। और मुझे जो दो देखता है, एक ज़माना था हम लोग शॉप्स पे जाते थे, आर्टिस्ट हैं, लोग पैसे ही नहीं लेते थे। अब देखते हैं आर्टिस्ट डबल ट्रिपल। क्योंकि आप लोगों को पैसों की कमी थोड़ी है,
तो मैं वही चाह रही हूँ कि मुसरत या तस्कीन मेरे साथ चले शॉप पे। आप प्लीज़ मेरे साथ चलेंगे, आप अगर आपके पास टाइम है, आप कराची में हैं, मेरे साथ चलें या मुझे हेल्प करें, मुझे कपड़े बनाने अच्छा, अपनी ये भांजी हमने के इनके लिए। फेस पे सिंपल बेस और लगा अपने दिया। लिए ये जब आई थी तो इनके फेस पे बेस लगी थी, वरना हम इनको जब स्किन प्रेप करते हैं और वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और स्किन जब मैं प्रेप करती हूँ तो मैं अपना एक विटामिन सी का सीरम लगाती हूँ, विच इज़ दिस पिक्सी का सीरम। विटामिन सी का ये ग्लो के लिए बहुत अच्छा होता है, और विटामिन सी वैसे भी बहुत अच्छा होता है, आप चाहे खा रहे हो या फेस के ऊपर अपनी स्किन के ऊपर लगा रहे हो। और उसके बाद जो है मैं ये विशी का लगाती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मिनरल बेस प्राइमर है, ये यूज़ करती हूँ मैं। उसके बाद हमने एक यहाँ पे लोकल मार्केट में हमारी मिलती है, ब्रांड तो इंटरनेशनल है, लेकिन इसका जो नंबर है 125, ये मैंने यूज़ किया है। और अब हम इसको पाउडर करने के बाद इसके ऊपर सिंपल सा, बहुत अच्छा सा, बहुत सॉफ्ट सा कॉन्टोर करेंगे, क्योंकि कॉन्टोर जैसे मैं उस दिन नादिया से कह रही थी कि कलर जितना लाइट होता है आपके लिए उतनी आसानी होती है। ये एक बहुत लाइट सा कलर है, लेकिन इसका जो फ़ायदा मुझे लगता है या जो बात मुझे पसंद है वो ये है कि आप इसको अगर लगाना शुरू करेंगे तो ये ग्रेजुअली बिल्ड होता है, ठीक है, और आपको पता होता है कि कहाँ आपने रुकना है। इसकी बनिस्बत आप अगर डार्क कलर लगाना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम यूँ होगी कि अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया तो देखा होगा कि अक्सर लोगों के यहाँ पे एक ब्राउन सा पैच बना हुआ होता है, एक ब्राउन सा धब्बा या निशान बना हुआ होता है। तो इस तरह के जब आप कलर्स यूज़ करते हैं स्लाइटली लाइटर, तो आपको ये वाली प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये हमने इनका ब्लश ऑन लगाना स्टार्ट किया है। आपकी जो चीक बोन होती है उसके ऊपर जो है आप कॉन्टोर करना शुरू किया है, उसके आप ऊपर जो है वो थोड़ा सा इस साइड पे कॉन्टोर कर रहे होते हैं। नॉर्मली जिन लोगों का फेस थोड़ा सा हैवी होता है, थोड़ा सा ब्रॉड होता है, उनको हम ये आई वाली साइड के ऊपर भी कॉन्टोर करते हैं। लेकिन अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है या आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ से अपनी फेस को कॉन्टोर करना चाहिए, तो आप बेशक ना करें। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करी, जिनको ये कंप्लेन होती है कि जी हमारा फेस जो है वो मेकअप के बाद भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड लग रहा होता है, ठीक है। तो ये हम उसके लिए कर रहे हैं। अच्छा, ये हमने सिंपल सी लाइट सी कॉन्टोरिंग हाँ, लाइट सी बिल्कुल ये बताओ भाई, फुटा नहीं किया। अच्छा, इसके अलावा कॉन्टोरिंग का कलर लेने लोग जाते हैं कॉन्टोरिंग के लिए, इतने डार्क डार्क शेड्स ले लेते हैं। कलर दिखा दो प्लीज। ये कलर देख लें, ये फैंटी ब्यूटी का कलर है, ठीक है। ये एक मैंने तो अपनी तरफ से ऑनलाइन वो मंगाया था। मैं ऑनलाइन की ना डिजास्टर जो जिन लोगों के साथ होते हैं मैं बहुत डरती हूँ, मैं तो कहती हूँ जब तक मैं सामने लेकिन देखूंगी ये ब्रांड अच्छी थी तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया। मैंने शेड्स कितने हैं ब्रॉन्जर्स के, दिखाना ये कॉन्टोरिंग का शेड देखें, नीचे करना। ये देखें, ये तहरीन ने कुछ डार्क ब्राउन नहीं यूज किया। अब मैं चाहती तो मैं ये भी कर सकती थी, लेकिन इनके फेस पे रिक्वायर्ड नहीं। वो यही करते हैं ज्यादातर लोग। हाँ, इसको दिखाओ, इसको समझाओ कि इस पैलेट को ये वाला भी करते हैं यूज, और ये वाला भी करते हैं, ये भी करते हैं। ये ब्राउन्जर है, अगेन ये थोड़ा सा लाइट शेड है, जब आप डार्क शेड लगा लें तो आप उसको इसके साथ मर्ज कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं अपने फेस पे डार्क कॉन्टोर भी करती हूँ कभी कभी जब मेरा दिल चाह रहा होता है, और वो मैं किससे करती हूँ अब आप देखिएगा नादिया, लेकिन उसको करने का एक तरीका होता है, वो मैं इस कलर से भी करती हूँ अपना कॉन्टोर, ठीक है। लेकिन आपको मेरे फेस पे कभी फील नहीं होगा, वाई, मुझे इसको ब्लेंड करना। किस कलर पे? इस कलर से, जो कि उस कलर से बहुत डार्क है। ये क्यों करती हो यूज भाई? कभी कभी दिल चाहता है, या जब आप होते हैं ना कि एक ही पैलेट आपने खोला, बस इसी से सारा कुछ करना है, या आप कहीं जा रहे हैं जल्दी में, तो आपने एक पैलेट बैग के अंदर रखा, तो मैं इसके साथ भी कॉन्टोर कर सकती हूँ, मैं इसके साथ भी कॉन्टोर करती हूँ, मैं इसके साथ भी कॉन्टोर करती हूँ। कैसे नहीं बुरा लगता, क्यों नहीं बुरा लगता? क्योंकि आपको ब्लेंड करना आता है और आपको पता होता है कि आपने जो प्रोडक्ट अपने ब्रश के ऊपर लगाया है वो कितना ज़रूरी है। कहीं आपने ज़्यादा तो नहीं लगाया, और बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोडक्ट लगाने के बाद उसको टैप नहीं करते और डायरेक्ट लगा लेते हैं, तो जो यहाँ पे डस्ट ऑफ होना होता है वो आपके फेस पे डस्ट ऑफ हो रहा होता है, फिर वो एक मेस बन जाती है आपके फेस के ऊपर। तो ये आपने नहीं तेरी मैं एक और चीज़ शुरू की है कि कॉन्टोरिंग के या की बजाय जो फाउंडेशन होती है ना, मैंने फाउंडेशन के साथ एक और फाउंडेशन लेती हूँ जो कि कॉन्टोरिंग के कलर में हो, बिल्कुल ब्राउनिंग के कलर में हो। तो मैं अपनी वाइट फाउंडेशन लगाने के बाद जहाँ मुझे कॉन्टोरिंग करनी है मैं वो डार्क फाउंडेशन लगाती हूँ, बड़ा नेचुरल लुक आता है और वो ब्लेंड हो जाता है। कॉलर से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तहरीम से आप कोई भी मेकअप से रिलेटेड सवाल करें। इस्लामाबाद से हिना जी, हिना बोल रही हूँ मैं। मेरी एज 45 प्लस है, और मैं तहरीम से पूछना चाह रही थी, जैसे मेरे पोर्स ओपन हैं और थोड़ा सा आईलिड जो है वो उसका भी थोड़ा सा वो लूज जैसे हो जाती है, फेस का आपका जो शेप है स्किन लूज हो जाती है, तो मुझे किस तरह का मेकअप करना चाहिए? आई का मेकअप का मुझे शौक है, आई पे मैं क्या लगाऊं, और फेस के लिए जो है वो मुझे कौन सी पोर जैसे ओपन है, तो कैसे मुझे कोई टिप्स बताएं कि आगे जिस तरह शादियां आने वाली हैं तो मुझे कैसा मेकअप करना है। अच्छा, और आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपको हेयर कट बहुत सूट कर रहा है, नादिया बहुत अच्छी आप लग रही हैं।
ओ थैंक यू सो मच, मेरी बात कर रहे थैंक यू सो मच। हाँ बहुत जी बिल्कुल, आपकी भी बात कर रही हूँ, साथ मैं साथ बस आपको जी, भी मैं देख वो रही हूँ, बस बहुत अच्छे लग रहा है, शादी बहुत वाले अच्छा लग कपड़े रहा है। जी। और कराची की शॉपिंग की तो क्या बात है, कराची की तो ज़ाहिर है शॉपिंग का मैं एक कहाँ से शहर है। करूँ? मुझे खुद बहुत मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है। कराची से जो भी कोई आता है तो बहुत अच्छा वो पहन के रहता है। मैंने सुना है क्लिफ्टन है, तारिक रोड है, जमजमा है, तो यहाँ नहीं पे नहीं, मैंने वो जो सुना है कि काम वाले अच्छा है। कपड़े थोड़े रीजनेबल, जी वो जी, कहाँ से वही मैंने मिलेंगे? सुना था, वही मैंने सुना है। अच्छा आपने कि सुना है, वहाँ ये पे जमजमा बहुत तो बहुत अच्छा है। महंगा बहन, अच्छा जमजमा पता नहीं, वगैरह मुझे नहीं तो पता, महंगा मैंने भी सुना हुआ है तारिक रोड पे और ये क्लिफ्टन में 3 तलवार के पास ही ये भी जगह सब महंगा है। तो थैंक यू वेरी मच जी। कोई खास बाजार है, तुम्हें भी मेरी तरह कम पता है। थैंक यू सो मच। इमरान एक काम करो, ये कोई जरा सेटिंग करो, 3-4 दुकान वाले जो है ना अच्छे काम वाले, उनको शो पे बुलाओ, हैं डिस्काउंट भी मिल जाए शायद मुझे तो, और कपड़े भी अच्छा हम मैं दिखा इनके देंगे। सवाल का जवाब दे देती हूँ। जब आप शादी पे जा रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि उनका बेस सेटल नहीं हो रहा है, उनका बेस उनकी स्किन के साथ सेट नहीं हो रहा। एक आपने बेस लेते हुए सबसे पहले अपनी स्किन कलर को जो है वो ध्यान में रखना है, और आपने कोशिश ये करनी है कि जो बेस आप खरीद रही हैं उसको आप अपने हाथ पे तो लगा के चेक करती हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपने फेस के करीब जो एरिया होता है वहाँ पे लगा के चेक करें और थोड़ी देर के लिए उसको ऑक्सीडाइज होने दें। मतलब ये कि आपने बेस अपनी स्किन के ऊपर लगाया, उसके बाद आपने 1-1.5-2 घंटे मार्केट में जो चीज़ें खरीदी हैं वो खरीदी, ताकि आपको ये पता चला कि बेस जो है वो थोड़ी देर के बाद क्या वाइट हो रही है या ग्रे की तरफ जा रही है या डार्क हो रही है। बिकॉज ये जो केमिकल होता है या जो प्रोडक्ट होती है, इंग्रेडिएंट होता है, कभी कभी ये हवा जब उसके साथ ऑक्सीजन सामने होती है इसके, तो ये कलर चेंज करता है। बहुत सारे लोगों के फॉर्मूलाज डिफरेंट होते हैं, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, जब भी आप मेकअप करने लगें, जो हमारे इस वक्त पाकिस्तान में वेदर है, हर जगह ही गर्मी है तकरीबन, तो अगर ह्यूमिडिटी नहीं है तो भी आप कोशिश ये करें कि आप मेकअप करने से पहले एक दफ़ा अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश करें, या ठंडे पानी को टॉवल को पानी के अंदर डिप करके अपने फेस पे थोड़ी देर के लिए रखें, तो जो आपके ओपन पोर्स हैं वो खुल जाएंगे। या अगर आप अपने फेस पे एग वाइट जो है उसको बीट करके आप अपने फेस पे उसका मास्क लगाते हैं, उसको वॉश करते हैं, तो काफ़ी देर के लिए आपके जो पोर्स होते हैं वो टाइटन हो जाते हैं और जो आपकी फेस है वो थोड़ा सा फ्रेश लगना शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आप मेकअप करने से पहले अगर करेंगे तो आपका जो मेकअप है वो अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। फिर ये करने के बाद आपने अपने फेस पे अच्छा मॉइस्चराइजर लगाना है, और मॉइस्चराइजर का मतलब ये नहीं कि आपने हाथ पे लिया बहुत सारा और लगा लिया। आपने 1-2 ड्रॉप्स लेने हैं, जिस तरह मटर का दाना होता है उतना मॉइस्चराइजर आपने अपने फेस पे लेना है और उसको लगाना है, ताकि जब आप जो भी बेस लगा रहे हैं वो आपके फेस पे एक तो अच्छे तरीके से ब्लेंड होगी और उससे आपके फेस पे एक अच्छी सी शाइन आती है, एक हेल्दी शाइन आती है। के सांस ले लो, थोड़ा ब्रेक भी लेनी है हमें। मतलब माशाल्लाह क्या स्टेमिना है तुम्हारा, तो मैंने पता नहीं शो में ब्रेक भी आती है, ब्रेक नहीं ले हम। मैंने आपकी तरफ देखा नहीं, सॉरी। माशाल्लाह चली जा रही है तेज गाम। अच्छा चलो मैं अब खड़ी हो गया, आप ब्रेक इतनी प्यारी मतलब बातें माशाल्लाह, बड़ी नॉलेज, लेकिन नो ब्रेक एंड नो सांस। एक सांस में आपको तहरीर जुबैरी की ये बात करना चाहती हूँ। और जी साथ में तुमने जो ये दुखी इंजेक्शन लगाया ना अपनी मॉडल को, इसको जरा थोड़ा क्या हुआ बेटा, डांटा है इन्होंने, क्या कहा इन्होंने आपको, हैं किडनैप करके लाई हैं, क्यों तुम इतनी क्यों दुखी हो? मैं जरा पूछती हूँ बच्ची का मसला क्या है, इतनी सैड उस वक्त से बैठी हुई है। खुर्शीद भाई इसके लिए सैड म्यूजिक लगाएं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारा मेकअप हो रहा है सो अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? ऐसे में बैठी ना, एकदम लगा मेरे घर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। चाय नहीं लाई आप मेरे लिए? आप बैठे आप बैठिए, ऐसे जो कुछ चाय की लेके आते ना ट्रे लोगों के सामने। चाय तो हसमुख भाई सर्व करेंगे माशाल्लाह। आज बहुत प्यारी और बहुत पतली लग रही है। मैं टीवी पे ऐसी बातें नहीं करना पसंद करती हूँ, आपको पता है ना। नहीं, आप बहुत Emotional हो पतली जाएंगी। लग रही हैं। मैं टीवी पे ऐसे बिल्कुल नादिया ना is doing something तहरीम, she is झूठी she's है ये, lost not a telling, lot of कुछ भी नहीं weight। बात बात शेयर नहीं कर रही है हमारे साथ। ये झूठी है, ये अभी मोहब्बत में कह रही है, इसको पता है कि मैं कोई डाइट नहीं मुझे पता है शीतल, बट माशाल्लाह इतना वेट लॉस, नहीं वो कपड़े ऐसे हैं। ऐसा लग रहा है वो नहीं होती वो 20-22 साल की अब ये बच्ची। मुझे बातें नहीं करनी शो पे ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। मैं जब बात करती हूँ ना मेरा वजन बढ़ जाता है। मैंने ये देखा है टीवी पे, जरा सा मैं डाइट का शोर मचाती हूँ बढ़ जाएगा वजन, कम नहीं होता 1 पाउंड। तो मैंने इस बारे में बात ही नहीं करनी, छोड़ो ये जो लोग बातें। इस वक्त देख रहे हैं वो बोले माशाल्लाह। माशाल्लाह। और नादिया का बिल्कुल कहे तो बहुत मोटी भद्दी है। नादिया बहुत मोटी। ये ना कहे मुझे कि मैं वेट लूज कर रही हूँ, कि मोटी आई कांट हैंडल इट। अच्छा अब हम इनकी वो आईज देखो ना वहाँ माशाल्लाह आईज पे हम ब्यूटी मेकअप स्कूल चल रहा करेंगे है। हाँ, हाँ। और हम एक
सुनो, ये मुस्कुराएगी ना बेटा, आपकी रुखसती नहीं करेंगे, सिर्फ मेकअप है। ईमान से रुखसती नहीं है, कुछ ऐसा नहीं, सिर्फ मेकअप के बाद आपको घर जाने देंगे। अच्छा स्माइल करो। हम ये वाला शेड लगा रहे हैं। क्या मैं ये वाला क्या होता है? ये वाला मतलब ब्राउन शेड है, इसका नाम है कॉपर लाइट। थैंक यू सो मच। और ये जो पैलेट है ये सुसु एक ब्रांड है यूके का, उसका है। ये पकड़िए। The name is so funny. या इसके ना बैग में ऐसे ब्रांड्स हैं, नाम ही नहीं सुने, इतने जबरदस्त यूनिक, ये चुन this चुन is a- के this is हमारा वो ये जैसे फोरा से ये मतलब दुनिया भर के जो है ना बेस्ट ब्रांड्स को चुन के उसमें से चुन के पैलेट लाती लाती है बंदी, पता नहीं That क्या is why she's a beautician, ना? नो, शी इज अ शौकीन। थैंक यू। ब्यूटिशियन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन शौकीन कम होते हैं। नहीं, लेकिन हम लोगों को इतना देख के नहीं पता चलता ना कि ये क्या होगा, ये लगा के कैसा रहेगा, कितनी देर में क्या हो जाएगा। She knows it. नहीं, आई ऑल्सो नो। हाँ, वो तो of course you also know it. मुझे भी बड़ा शौक है। राफिया कैसी हो, क्या हाल I'm है? fine. आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। Looking very. और बात करते हैं। Nice and और cute. तहरीम की तरफ चलते हैं। तहरीम, तुमने क्या मेकअप जी, किया? ये राफिया हमने ऐसी आज जो बातें शेड है ये करी। लगाया है और हल्की सी इसकी सॉकेट बनाई है हमने। No, I was talking about myself. I'm looking nice and तुम cute. तो बहुत ही प्यारी हाँ, लग मैंने अपने लिए कहा, मैं नादिया के लिए थोड़ी कह रही थी। It was for me, हाँ. रही हो। राफिया खुद मतलब माशाल्लाह इतने किसी मिशन पे है, मिशन हुस्न। अच्छा ये देखिए जी, मेकअप को स्टेप मिस ना हो जाए। ये आप क्या बना रही हैं? ये हल्की सी सॉकेट बना रहे हैं और ये जो सबसे सिंपल तरीका है हम वो बता रहे हैं आपकी जो- करीब करें, कैमरा क्लोज जाए। ठीक है। अगर आप बिगनर भी हैं, आप अपने मेकअप खुद करना चाह रहे हैं, आपके पास सैलून जाने का टाइम नहीं है या आप नहीं जाना चाहते, तो आपने सिंपल से अपनी सॉकेट बनाई है। हाँ बिल्कुल करीब ले जाएं, ये कलर्स नजर आए। ये टेक्निक बड़ी आईज बनाना सबसे मुश्किल सबसे काम मुश्किल काम है। है और इधर ही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। और ये सॉकेट बनाना ना, ये तेरी दिखाना जरा, थोड़ा सा हाथ हटाना ताकि नजर आए। बहुत मजे का इसने ब्लेंडिंग की है। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने शेड लगाया, सही नहीं लगा, गलत लग गया। ये एक शेड है जो कि इससे मिलता जुलता है। ये इसका नाम है फ्लेम। ये कॉपर का ही शेड है और इसके अंदर थोड़ा सा पिगमेंट है, शिमरी, थोड़ा सा ग्लिटर है इसके अंदर, लेकिन बहुत सटल वाला है। तो उसको मैं अपनी फिंगर टिप के ऊपर लूँगी और ये मैं इनकी आँख के ऊपर अप्लाई करूँगी। मुझे बड़ा शौक होता था एक वक्त में ना मेकअप का और करने का, और मैं हर तरह का कलर, ब्लू, ग्रीन, और ये पिंक, जो हर तरह हमने- का कलर लगाती थी। ये जो हमने जामा क्लॉथ इनकी मार्केट socket जाना है बनाई थी। मैंने, और राबी सेंटर तारिक रोड, बहुत सारे अभी मेरे पास ऑप्शंस आ रहे जामा हैं। क्लॉथ यू वोंट बी एबल टू गो, व्हाई? या तो बुर्का पहन के जाए। बुर्का तो मैं पहन लेती हूँ ऐसे। मास्क तो आजकल वैसे ही अच्छा हो गया। वेरी गुड स्पॉट। ये एक दफा मैं आपके शादी साथ के एक कपड़े। बस वाकया रश शेयर ना हो करती हूँ। भाई, रश में नहीं जाना। मैं आपके साथ वाकया शेयर करती हूँ। एक दफ़ा ऐसे हुआ, हम कोयटा गए ड्रामे के शूट के लिए और हमने निकाब कर लिया। जब हम उनकी एक मार्केट थी जहाँ से कपड़े बहुत सस्ते मिलते थे, तो जाहिर है जाना तो जरूरी होता है ना जब आपको पता हो। तो हम चले गए और बड़ी सी चादर वहीं से कोयटा से खरीदी और उसी का निकाब बनाया और सारा कुछ, और जाके मुझसे कह रही हूँ ये कपड़े निकाल दो, ये कपड़े निकाल दो, ये कपड़े निकाल दो, और मुझे कह रहे बाजी रात को आपका ड्रामा चल आता है। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ पे कपड़े लेने आई हूँ। खबर बताओ मुझे फजूल बात की। मुझे पहचाना। आपकी आवाज से पता चल गया आपका ड्रामा चल आता। तो आप अपनी आवाज कैसे छुपाएंगी? शक्ल छुपा लेंगी, आवाज, नादिया खान की आवाज कैसे छुपेगी? मुझे याद है बहुत 90s की बात, 90s में ही मुझे अच्छे इंपोर्टेड शैम्पूज चाहिए थे, तो मैं पेशावर गई थी लेने। अच्छा। और ये उस वक्त क्रीम्स, ब्रांडेड अच्छी बेस्ट चीजें पेशावर से मिलती थी। इवन वेस्टर्न कपड़े आपको पाकिस्तान में शायद कराची से और एक पेशावर से। अच्छा हाँ हाँ, वहाँ बहुत अफगानी लड़कियां भी थी, फैमिलीज थी ना, तो वो तो वेस्टर्न पहनती थी अपने बुरकों के नीचे। मैं हैरान बन गई, मतलब लड़कियों के वेस्टर्न कपड़े इतने अच्छे इन पेशावर, और मतलब अमेजिंग माशाल्लाह। मुझे याद है जाना वैसे ही होता है जैसे अभी इन्होंने मैंने बताया लाइफ का फर्स्ट बुटीक जो जोड़ा था ना अपने सेकंड पे से या फर्स्ट पे से, तो मुझे याद है मुझे पे मिली। मैं पेशावर की अपनी फ्रेंड के पास 3 दिन रहने, मैंने सबके लिए सामान लिया सवाए अपने लिए, तो मेरे पास बच गया कुछ हज़ार। मेरी फ्रेंड की अम्मी ने कहा तुमने अपने लिए कुछ लिया? मैंने कहा नहीं, तुम्हें लेना है, अपने लिए लेना है, हमेशा दूसरों के लिए भी लो, अपने भी लिए लो। तो मुझे बुटीक ले गई, मुझे पता ही नहीं, और पेशावर में थी उस वक्त, वेरी एडवांस। मैंने अपने लिए 2 ड्रेसेस लिए, ग्रीन और बेज, मुझे याद है, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। क्या बात है। फर्स्ट पे से फर्स्ट पे से। डाक अच्छा, टाइम वैसे का चेक किसी मिला से था। पूछो ना कि तुम्हारी फर्स्ट पे कितनी होती है, तो बड़े मजे मजे के अमाउंट सुनने को मिलती है। मतलब जिनको आप माशाल्लाह लाखों में कमा रहे होते हैं, तो उस वक्त आप उनकी 2,500 रुपए, मेरे 4,000 थे 3,000 पर एपिसोड, आई रिमेम्बर। 4,000 रुपए पर एपिसोड। फिर तरक्की होगी तो 6 हो गए। फिर जब मैंने लॉलीवुड किया, मुझे फिर 10,000 पर एपिसोड, और मैं उस वक्त 10,000 मतलब पर एपिसोड, तो महीने के 40,000 बंदा खत्म ही नहीं होते थे। और मेरे अब्बा की आदत, बेटा आपने क्या करना है, जमा करें, जमा जमा करके, करें। हाँ लेकिन जमा अब्बा नहीं आदत करो। डाली ना तुम्हारे तो अंदर मैं जमा कोई करने की। 16-15 साल की थी जब मेरा पहला प्लॉट था मेरे पास,
उनके अब्बा वो पैसे माशाल्लाह इन्वेस्ट करते रहे माशाल्लाह, मुझे पता भी नहीं चला, 1.5-2 साल में मेरा प्लॉट प्लॉट हो गया। और यही पैसे मैं अपने ऊपर एवं खर्च करती, फजूल के कपड़े चीज़ें लेती। आए उधर से मैंने अब्बा से सीखा कि हमेशा सेविंग करो, हमेशा सेविंग ये नहीं अपने ऊपर नहीं उड़ाने। वो माशाल्लाह कहते हैं ना, नो पेनी सेव्ड इज नो पेनी अर्नड। पता ही नहीं चला, पैसा आया और चला गया, तो फिर इसका मतलब आपने कुछ अर्न ही नहीं किया, कुछ सेव नहीं किया ना, तो कुछ अर्न नहीं और किया। आजकल देखिए ना, आप इतना पढ़ा रहे हैं बच्चों को, 15-16 साल में क्या अचीवमेंट है उनकी? नथिंग। पढ़ ही ले, हम कहते हैं वो शुक्र है भाई, कोई साथ में काम नहीं चल रहा, कुछ नहीं कर रहे बच्चे। अच्छा, अब तो थोड़ा सा ट्रेंड हो गया ना, बच्चा थोड़ा 11-12 साल के होते हैं तो आप उनको अटैचमेंट के लिए डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कोई जानने वाला, किसी के ऑफिस, किसी के उसमें भेज देते हैं, सो दैट दे थोड़े से उनको उस एनवायरनमेंट की आदत हो, थोड़ा सा वो सीखे वहाँ पर। वो बच्चा काफ़ी सीख कर आता है 1-2 महीने में। जैसे समर वेकेशंस होती हैं, किसी ऑफिस में लगा दिया, वहाँ पे वो सिर्फ एक अटैचमेंट ही कर रहा साथ है। तो बड़ा भी तो जाएगा ना तहरीम, डर तो ये भी लगता है बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वो जानने वाले के ऑफिस होते हैं ना, जानने वालों usually। से भी डर लगता है। हाँ, ये भी है, लेकिन 11-12 साल का बच्चा या कुछ इतना लोग कहेंगे कि चालाक जानने होता है। वालों से ही डर लगता जानने वालों से जी। भी डर है। तो ये लगता है। ये बेहतर है बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं ताकि टिका के लगा सकें सामने अच्छा, वाले डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। एग्जैक्टली। और आप बहुत दफा 22 साल की लड़की में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं होता जो 12 साल की लड़की में होता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि उसमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल, और बच्चे इतने बोल्ड हो कि सामने वाला डरे। और ग्रूम कैसे किया हुआ है, क्या उसको अच्छा बुरा उस वक्त समझ में आता है, या फिर वो अभी बहुत बच्ची है दिमाग ये से, बहुत बहुत बड़ा अच्छी बात है, हम इस पे एक शो करेंगे। हाँ। तहरीम ने बड़ी प्यारी बात की, उसमें पहले मेकअप करेंगे फिर हम फिर से। बातें करेंगे। हाँ तहरीम, कहाँ तक पहुंचा गुड़िया? अच्छा जी, स्माइल हमने करो इनकी बेटा, आई ये के नीचे रुखसत तुम्हारी हल्का आज। सा शेड दिया है ब्राउन कलर का, और आंख के अंदर सिर्फ पेंसिल लगाई है, ठीक है। आई क्लोज करें, और ये अब हम एक फाइन सा पतला सा लाइनर लगा रहे हैं। अच्छा, इनकी लिपस्टिक भी बहुत ट्रिकी लगेगी क्योंकि इनकी क्लास 3 वो है मैलक्लूजन, जिसको हम कहते हैं ना, इनका लोअर जॉ आगे है, तो डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्लास 3 मैलक्लूजन कहते हैं। यूं करके जिनका लोअर जॉ आगे निकला हुआ होता है, तो इनकी लिपस्टिक लगाना भी ना थोड़ा ट्रिकी होता है। राफिया के डॉक्टर बाहर आ गए, एक्सक्यूज मी, मैं बताऊंगी। ये वो हुआ है। काफी थोड़ा ऐसे बैठो। हाँ, हाँ, नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे देखे क्या करना है, नादिया को देखे हाथ, तो मुझे क्यों देखे? नहीं, मैंने तो पता ही थी ये बात नहीं करनी। अच्छा, आज मैंने एक्चुअली, हम लोग तो वैसे बहुत सारी बातें करते हैं ना नादिया, लेकिन आज मैंने सोचा मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड फिर बात करूँ, बिकॉज आई एम डेंटिस्ट। मुझे नेकलेस भी नहीं पहन के आई ना, डॉक्टरों वाली बात करनी है तो हाँ, jewelry भी देखिए ना, हल्की मैंने पहनी है। एक टाई शॉर्ट में देख कहा, रही आज हूँ, आज मैं बड़ी सोबर लग रही हैं वाले आप। गेटअप में जाऊँ तो पर लग रहा है आप वाकई क्लिनिक से आ रही हैं और क्लिनिक वापस जाना है आपने। नहीं, ऐसा मैं क्लिनिक में ऐसे जाती नहीं हूँ। क्लिनिक में तो व्हाइट कोट और ये और वो सब कुछ होता है। कोट के अलावा, लेकिन वही लग रही है आज सेटिंग माशाल्लाह। तो हम बात करेंगे बाकी जो ब्लीडिंग गम्स और क्या क्या स्पेसिफिकली बकरा ईद के बाद मुझे हर दूसरे पेशेंट की जो कॉल आती है, वो आना चाह रहा होता है वो इससे कि उसने गोश्त खाया था, उसके गम स्वेल कर गए, उसके गम्स में से खून आ रहा है, और उसको कच्चा गोश्त खाया था? नहीं, पक्का हुआ गोश्त, कुर्बानी का गोश्त। पके हुए गोश्त में इतना क्यों हो गया डैमेज? नहीं, इसके रीजंस हैं। कुछ लोग नॉर्मल रेगुलर लाइफ में इतना गोश्त नहीं खाते जितना गोश्त वो अब खाने लगते हैं बकरा ईद के बाद। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जो मुझे बताएगा कि हमें इस पे बात करनी है तो हम इस पे बात करना शुरू कर देंगे। मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी है कि ये क्यों होता है। और कुछ लोग तो लिटरली च्यू भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हम खाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे दांतों में जान नहीं है और हम वैसे उसको च्यू नहीं कर पा रहे। उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और एक बहुत बड़ा रीज़न उसका स्ट्रेस भी है। रीजंस तो बहुत सारे हैं, स्ट्रेस भी है। बहुत सारे लोग रात को नाइट ग्राइंडिंग करते हैं। मैं करती थी ऐसे सोते हुए यहाँ से नहीं पता चलेगा। दांतों को ऐसे ऐसे ग्राइंड करना, आपको पता भी नहीं होता, आप नींद में होते नहीं हैं और पता दांतों को ऐसे ऐसे रब क्या कहते हैं अजीब सी आवाज आती है हाँ, सांस वाले को आती की, है। वो आपको नहीं पता चलती क्योंकि आप सो रहे होते हैं। आपके साथ जो अगर किसी की आंख खुल जाए वो कहे कि ये किस तरह की आवाज आ रही है, एक अच्छा, एक मिथ थी पहले कि अगर आप इस तरह दांत ग्राइंड कर रहे हैं तो वो आपके पेट में कीड़े होते हैं, क्या ऐसा कुछ? नहीं, मेरे पेट में कीड़े नहीं थे। पेट क्या में कहना कीड़ों का चाह इससे रही कोई और बाकी relation लोगों नहीं है। और वो पेट में कीड़ों का इससे डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से Exactly. कोई रिलेशन नहीं इसलिए है। मैंने कहा ये एक अजीब सी मिथ सी बनाई हुई थी लोगों ने हाँ, कि अच्छा मिथी थी। मिथ थी। और उसमें ये भी होता है कि ये एक फैमिली से भी एक आपका आता है। जैसे अगर आपके पेरेंट्स करते हैं तो बच्चे भी एक पॉइंट पे अपनी एज में शुरू कर देंगे। थोड़ा सा फेमिलियल टेंडेंसी भी हम इसको कहते हैं। यूजुअली स्ट्रेस से होता है, एग्जाम से पहले, या आपके जहन में कोई स्ट्रेस चल रहा है, या इमोशनली आप डिस्टर्ब हो। कुछ लोगों की आदत हो जाती है। अच्छा, उनको खुद नहीं पता होता, जब वो किसी डेंटिस्ट के पास आते हैं या उनके साथ में जो भी सो रहा था वो बताता है कि आवाज़ आती है इनके दांतों में से। जब हम उनका मुंह खोलते हैं तो हमारे दांतों की सर्फेसिस ना ये ग्रूव्स बने हुए हैं,
अगर आप देखें तो पहाड़ी है, ग्रूव है, पहाड़ी है, वैली है, पहाड़, इस तरह ये एक नेचुरल अल्लाह ने हमारी सरफेस बनाई। जो लोग नाइस ग्राइंडिंग करते हैं उनकी ये सरफेस फ्लैट हो रही होती है, फ्लैट होने लग जाती है। कुछ की तो जब वो मुंह खोलते हैं तो मैं देखती हूँ बिल्कुल फ्लैट, और मैं उनसे कहती हूँ आप दांत चबाते हैं? कभी भी नहीं, शुरू में मैं क्यों खाना करूँ? ऐसे खाया पानी से अंदर, खाया अच्छा, अंदर, इन लोगों खाया में अंदर। सेंसिटिविटी का भी इशू शुरू हो जाता है, ठंडे गर्म का भी इशू शुरू हो जाता है, पेन का भी बहुत सिवियर इशू शुरू हो जाता है। नॉर्मल पेन का, एक तो ठंडा गर्म का पेन होता है ना, एक नॉर्मल पेन का इशू होता है कि उनके दांत से दांत टकराते हैं तो उनको पेन फील होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और जब ये लोग गोश्त खाते हैं तो इनकी वो रात बड़ी मुश्किल होती है जिस रात में इन्होंने गोश्त खाया होता है, क्योंकि उनकी ऊपर की जो सरफेस जिसे हम कहते हैं इनामल, दांत की सबसे ऊपर वाली सरफेस सबसे हार्डेस्ट सरफेस है हमारी पूरी बॉडी में। 96% वो मिनरलाइज्ड है, तो वो सरफेस कभी अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकती। देयर इज नो रिपेयरिंग। क्या बात है, ब्रेक के बाद इस पर डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ मकसद था आपको थोड़ा सा छेड़ दिया जाए कि ये होने वाला है बाल मेरे। अच्छा ओके, और तहरीम से पूछते हैं कि कहाँ तक तहरीम आई। ये बड़ा प्यारा टच दिया तुमने, हाइलाइटर कितना सोहना लगा है। इतना हो कि आंखें जो है वो चुंधिया ना जाएं, इस बात का ख्याल रखें। और विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बट थैंक यू सो मच, बहुत इनका अच्छा प्यारा मेकअप। जरा खड़ा होकर इनका जरा क्लोजअप भी दिखा देंगे। गुड़िया स्माइल गुदगुदी करूं, आऊं थोड़ा सा। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुझे मजा आता है। वेलकम बैक टू मॉर्निंग एट होम ओनली ऑन PTV होम। और जो है हमारी माशाल्लाह मॉडल तैयार है। बड़ा प्यारा नेचुरल मज़ेदार मेकअप है ये। हाँ, मतलब भारी नहीं लग रहा है आपको देख के, ऐसे नहीं लग रहा कि मेकअप हुआ हुआ है, फुट्टे वाली लाइनें बनी हुई हैं। आपको अगर इस तरह का भी मेकअप करना है बहुत शार्प और बहुत प्रिसाइज, आप वो भी कर सकते हैं। बट नॉर्मली जो इनकी एज है, जो इस एज की लड़कियां हैं या जो ख़वातीन हैं जिनके बच्चे छोटे साथ होते हैं, वो चाहती नहीं कि बहुत ज़्यादा उनको मेकअप को मेंटेन करना पड़े, क्योंकि अगर आपने बहुत हैवी मेकअप किया तो उसको मेंटेन भी आपको करना पड़ेगा। सो इस तरह का मेकअप है जो आप इजीली कर सकते हैं और ख़ुद भी कर सकते हैं। हमारे सिखाने का या हमारे यहाँ पे आने का मतलब ये होता है कि आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट लगना चाहिए, आपके फीचर्स इन्हांस होने चाहिए। आप चाहे सैलून आए, चाहे आप घर में हो, आपको मेकअप आना चाहिए। और ये मेकअप इवन शादी के लिए भी ओके है। जी पार्टी जी, के इतनी लिए भी शादी okay है। में बहुत सारी एक्ट्रेसेस अपनी बारात कर चुकी है, मतलब इतने कम मेकअप के अंदर। क्योंकि वो टाइम अब चला गया जब आप बहुत डार्क मेकअप करते थे, बहुत ग्लिटर्स लगाते थे या चीज़ें लगाते थे। स्टिल अभी भी लोग लगाते हैं, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। आप लगाना चाहते हैं आप बिल्कुल लगाएं, आप इंजॉय करना चाहते हैं आप करें। बट ये वो मेकअप है जो आप डे में भी कैरी कर सकते हैं, आप रात में भी कैरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच तहरीम, Thank you. बहुत अच्छी लग रही है आप। बेटा स्माइल बहुत इतनी प्यारी लगती है स्माइल करके, माशाल्लाह। थैंक यू सो Thank you मच। so much. और अब राफिया, जो हम लोग बात पहले कर रहे थे, हम और हमारे दांत। हाँ भाई, ईद के बाद आपके पास क्या केसेस आ रहे हैं ज़्यादा एज अ डेंटिस्ट? अगर मैं आप नहीं बताती जानते कि राफिया डेंटिस्ट भी है माशाल्लाह, और हर मैं खबर पे इनकी बेसिकली नज़र है। डेंटिस्ट ही हूँ, उसके बाद में ये सब कुछ। बेसिकली तो मेरा प्रोफेशन डेंटिस्ट ही है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे हर ईद की पहली रात को ही मुझे कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं इस चीज़ की। और वो रात को बेसिकली इससे आती है बिकॉज रात में आपको पेन ज़्यादा होता है। इसका एक रीज़न है, जब हम लेटते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो जो है वो बिल्कुल ज़्यादा हमारे यहाँ इस तरफ बढ़ जाता है, तो उस वक्त हमें पेन ज़्यादा फील होता है। खड़े हुए या बैठे हुए ऐसे फील नहीं होता, लेटने के बाद ये पेन जो है वो ज़्यादा फील होता है। तो वो ये होता है कि हम पेन से उठ गए जी, दर्द से उठ गए थे, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ। गोश्त खाया और गम स्वेल कर गया। अच्छा, गम को हम लोग गम और उसके नीचे जो बोन है, इसको हम पूरा एक पेरिडोन्शियम कहते हैं अपनी टर्म में, ठीक है। जो सपोर्टिंग लिगामेंट्स होते हैं, जो बोन होती है, जो हमारे मसूड़े बाहर होते हैं, इन सबको मिल मिला के हम पेरिडोन्शियम कहते हैं। इसका मतलब है कि पेरिडोन्शियम की हेल्थ जो है ना आपकी सही नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो सिर्फ छालियाँ खाते हैं, हम तो सिर्फ सादा पान खाते हैं, यू नो। अब ये छालियाँ और सादा पान, ये आपका दांत, एक तो दांत में एब्रेजन होती है, एब्रेजन का मतलब है ऊपर की सरफेस उखड़ती है, घिसती है, ठीक है। और दूसरा, आपके दांत में चूने की वजह से वो कहते हैं हमारा कीड़ा नहीं लगा। वाकई में उनके दांत में चूने की वजह से, क्योंकि वो चूने वाला पान होता है, उसमें कीड़ा नहीं लगता, लेकिन
उसके जो गम्स होते हैं, जो उसके मसूड़े होते हैं, जिसने दांत को पकड़ा हुआ होता है, सपोर्ट किया हुआ होता है, नीचे जो बोन होती है वो सब घुल जाती है, सब खत्म हो जाती है। उनका बिल्कुल साफ सुथरा बगैर कीड़े वाला दांत गिर जाता है, मोबाइल हो जाता है, गिर जाता है। तो ये काम करती हैं छालियाँ और ये काम करते हैं आपके सादे पान भी। और गुटखा? वो तो फिर हॉरिबल है ना, उसके तो माउथ कैंसर है। उसके तो इतने हॉरेंडस रिजल्ट्स हैं। मैंने अपनी आई डोंट वांट टू डिस्कस बट आई हैव सीन पीपल डाइंग इन फ्रंट ऑफ मी। मतलब लास्ट स्टेज में 28 साल का लड़का, उसकी भी शादी हुई थी, 2 महीने हुए थे शादी हुए, जब उसको बताया कि यू आर लास्ट स्टेज कैंसर। अभी भी उसकी वो खबर मुझे याद है जो न्यूज़पेपर में आई थी, हम लोगों ने उसकी क्लिपिंग काट के रखी थी। वी टोल्ड देम यू द लास्ट स्टेज, और वो यहाँ तक पहुँचा हुआ था, वी कैन नॉट ट्रीट यू, आपका ट्रेकिया कट जाएगा अगर हमने उसको ट्रीट किया। सो यू नो जितनी भी ज़िंदगी बची है उसको, उसने नेक्स्ट डे सुसाइड की थी नदी में जाकर। उसकी पिक्चर आई थी एंड हम पूरे क्लिनिक में से कोई अपने आंसू नहीं रोक पाया था। उस एक दिन पहले वो हैदराबाद से हमारे पास आया था कंसल्टेशन के लिए। सो सैड। तो प्लीज़ ये गुटखा, छालियाँ, पान गंदी चीज़ें, इससे दूर है बिल्कुल। ये जो है ना, ये ऐसी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता ये आपको आपकी मौत और तकलीफ दे मौत की तरफ लेके जाएगा। मैं इतनी ऐसी बात बता रही हूँ, मुझे वो एक्सपीरियंस याद आ गया बिकॉज नहीं बस आई डोंट वांट टू डिस्कस। बहुत बुरा एक्सपीरियंस, जस्ट दैट के आपके हाथ में चीज़ नहीं रहती। और मैं और बताऊं, ये वो डैमेज है ना कि इत्तेफाकन नहीं हुआ, ट्रेजेडी नहीं, ये आपने अपने ऊपर अपने आप ऊपर तकलीफ अपने लेके साथ आए हैं। किया। अच्छा, ये मैसेजेस भी बहुत है मेरे पास। राफिया, आप ही के नाम की राफिया हैं, कह रही मेरी एज 24 है, विजडम टीथ निकल रहे हैं नीचे वाले जॉ में, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड्स पे, गम स्वेल हो जाते हैं, उसके लिए कोई रेमेडी पता है? अच्छा ठीक है। अच्छा बहन, इसके लिए तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक्सरे होता है जिसको हम कहते हैं फुल माउथ एक्सरे, ओपीजी कहते हैं उसको। वो करा के सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपके वो जो दांत नीचे से निकल रहे हैं, क्या वो निकल भी सकते हैं। अब वक्त के साथ हम सबके ना जॉस छोटे हो गए हैं, हमारे जो पूरे जबड़ा था ना वो छोटा हो गया। बहुत सारे लोगों के ये दांत निकले ही नहीं, और अगर निकलने की कोशिश करते हैं तो ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, पेन होता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो टेढ़े ऐसे होते हैं तो वो नहीं निकल पा रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये, मेरे खुद का आई हैड टू गेट इट रिमूव्ड, एक्सट्रैक्टेड, क्योंकि वो बाहर नहीं आ सकता, तो उसकी पोजीशन ऐसी थी। मुझे हर 5-6 साल महीने के बाद वो पेन शुरू हो जाता था, स्वेलिंग आ जाती थी, और खैर आई गॉट इट रिमूव्ड। अगर वो बाहर आ सकता है तो आपका डेंटिस्ट आपको बता देगा कि वो बाहर आ सकता है, तो फिर आप उसको रिटेन रखें, वो बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर वो बाहर नहीं आ सकता तो गेट इट रिमूव्ड। 1, अगर वो बाहर आ सकता है और इस तरह की आपको स्वेलिंग आती है, आपको पेन होता है, तो एक नॉर्मल पेन किलर और नमक पानी के रिंजेस। नमक पानी ऐसा होता है कि नीम गर्म पानी होता है, उसमें चुटकी नमक होता है, आपने उससे रिंस किया, उससे क्या होता है, जो स्वेलिंग होती है ना पीछे 3rd मोलर की, ये बैठना शुरू करती है। ये जब भी शुरू होता है, फ्लेयर होता है 2-3 दिन में, और 4-5 दिन में सेटल हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने पूछनी थी, जैसे बच्चों के दांत आ रहे होते हैं और वो नहीं आते, जैसे अजान का मैंने एक्सरे वगैरह कराया, दांत है, पहले दूध का दांत नहीं उतर रहा था तो वो टेढ़ा होने लग गया ऊपर वाला, अब दूध का दांत निकल गया लेकिन वो दांत नीचे नहीं आ रहा, निकल ही नहीं रहा। अच्छा, डिपेंड करता है इसकी एज क्या है। 11। और यू टॉकिंग अबाउट K9? ये सामने ऊपर का यहाँ का K9 ना, K9। हाँ, अब इस मतलब केस में क्योंकि वो 11 साइड वाला, हाँ, तो सेंटर की साइड वाला, लेटरल नहीं, इंसाइजर, 2 सेंटर के होते हैं, उसके साथ वाला तीसरा लेटरल इंसाइजर। तो फिर ये बहुत लेट हो गया है, लेट हो गया ना, लेट हो गया। ओए ओए। अब इसके साथ एक ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। हम लोग तार लगा के उस दांत को नीचे पुल करके लाते हैं। वो दांत वहां पर है, एक्सरे करा के बिल्कुल दांत है, टेढ़ा जा रहा है किसी और पुल हो तरफ। जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, उसको पुल करके लाएंगे। कोई मतलब डरने वाली बात नहीं, आप लोग डरे नहीं कि पता नहीं क्या है, नहीं, कुछ नहीं है, पेनफुल नहीं है, कुछ भी तो नहीं। मुझसे बात करो ना, डर तो मैं रही हूँ, वो तो नहीं डर है। इसलिए क्योंकि वो बहुत सारे और लोगों के साथ भी होगा ना कि बच्चे का दांत ऊपर रह जाता है, नीचे नहीं आ पा रहा होता। इसमें हम एक सिस्टम बनाते हैं तार का, जिससे ब्रैकेट्स लगी होती है ना बच्चों के दांतों में, मतलब लगा रहती है वो तार, नहीं नहीं, वो एक बार नीचे आ गया, वो लाइन में आ गया, वो तार दो। अच्छा, उसी वक्त ये प्रोसीजर में आप सीधा कर देंगे इसको? ये एक पक्का नहीं है, इसमें 3-4 महीने लगते हैं नीचे आने में, डिपेंड करता है। अगर वो लूज है, वो वाकई में नीचे पुल हो रहा है बड़े आराम से, तो वो 1 महीने में नीचे आके अजान को तुम्हारे पास ही लाती हूँ। कौन सा एक्सरे करवा के लाते हैं ना? एक्सरे अगर कराया हुआ तो लाके दिखा दे मुझे, देखिए उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको वो लगा देंगे, विल पुल इट आउट, आ जाएगा आराम से नीचे। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, दांत पीछे निकलाया, आगे निकलाया। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें यह कि जब बच्चे के दूध के दांत में कीड़ा लगता है ना, क्योंकि
माँ बाप घबरा जाते हैं, इतने छोटा बच्चा ट्रीटमेंट कैसे कराएगा इतना। मैंने 2.5 साल की बच्ची ट्रीट की है क्लिनिक में, मैं क्लिनिक सेटअप की, हॉस्पिटल में नहीं, माँ की गोद में बिठाकर रूट कनाल किया, बच्चे वाला रूट कनाल, उसका कीड़ा लग गया था। अब उस दांत को मुंह में रहना है 10-11 साल तक की उम्र तक। मैं उस दांत को निकाल नहीं सकती। वो कहते नहीं निकाल दे वैसे ही दूसरा आ जाएगा। निकाल मैं दूंगी, दूसरा आ भी जाएगा, लेकिन दूसरा आगे पीछे आएगा। हाँ, स्पेस नहीं बचेगी ना। दांत को जहां स्पेस मिलती है दांत वहां आने शुरू हो जाता है, या आगे या पीछे। अगर मैंने उसको निकाल दिया और उसके बाकी परमानेंट आए, तो वो जब परमानेंट उसका वहां पे सीधा निकलना था, तो वो या यहाँ निकलेगा, या ज़बान की तरफ निकलेगा, या तालू की तरफ निकलेगा। तो वो इसलिए हम उस दांत को सेव करते हैं। और अगर बहुत ज़रूरी हो निकालना, तो फिर हम स्पेस मेंटेनर लगाते हैं। अब वो स्पेस मेंटेनर भी इसलिए कहते हैं ना कि बच्चे के जैसे ही आपके दांत निकले, तो हम लोग एक ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी वो सारी एरिया स्पिट एंड फिशेस जो होते हैं, जहाँ पे कीड़ा बहुत आराम से लगता है, हम उसको सील कर देते हैं। इसको फिशर सीलेंट्स कहते हैं। अच्छा, ये वापस से थोड़े से गोश्त की तरफ आते हैं कि गोश्त को चबाना क्यों ज़रूरी है स्वॉलो करने से पहले? ऑब्वियसली लोग नहीं करते आपको, मतलब हाँ, बहुत सारे लोग, मतलब वही मैंने बताया ना, दांत थी इस टाइप के नहीं कि जैसे इतना आप उसको चू कर सकें। बहुत दफा बच्चे खाया पानी अंदर, बड़े भी जल्दी खाते, सही तरह चबाते थोड़ी है अंदर। अच्छा, बहुत ही बेसिक उसमें है, 33 टाइम्स एक नवाले को चबाया जाता है। बिल्कुल बेसिक बच्चे को जो बताया जाता है, बेटा 33 टाइम्स तुमने चबाना है। अच्छा, इसमें वो काउंट करेगा शुरू में बच्चा, लेकिन उसके बाद उसके मुंह को और उसको सबकॉन्शियसली पता होगा कि मुझे इतनी देर तक चबाना है। चबाए बगैर आप जब खा लेंगे, एक तो उसके अटकने के चांसेस होते हैं, यहाँ पर आपके फेरिंक्स में अटकने के चांसेस होते हैं, एकदम से अटक गया और बच्चे को बोलेगा पानी, या निकालना पड़ गया आपको उसको बाहर, वन। दूसरा, उसकी डाइजेशन सही नहीं होगी। हम जब मुंह में खाना ले, हम सब समझते हैं सिर्फ टेस्ट बर्ड्स नहीं है यहाँ पर, यहाँ यहीं से डाइजेशन शुरू हो जाती है, यहीं से हमारे वो सारे जिसे कहते हैं एंजाइम्स निकलते हैं, वो केमिकल्स निकलते हैं जो दांत वो खाने को हजम करना शुरू करते हैं। जब हमने उससे यहीं से हजम करना शुरू नहीं किया, तो वो नीचे जाके बदहजमी, फिर फूल जाना, फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाना, फिर इस तरह के इश्यूज बच्चे के साथ और बड़े के साथ भी, जो लोग ऐसे जल्दी खाते हैं उनके साथ ये होता है। ठीक है। तो आपकी उसको हजम करने के लिए मुंह से ही अच्छे से चबा कर निवाला फिर खाना। ये हमारे बड़े भी हमें बताते हैं, बेटा ठहर के, टीवी देखते हुए नहीं, कंसंट्रेट करो। माइंडफुलनेस सब बच्चों को सिखाई जाती है, जिसमें उनको कहा जाता है बेटा ये लो और इतनी बार च्यू करके खाओ, ताकि बच्चे को आदत हो कि मैं बहुत ज़्यादा चबा के खाना खाऊं। अच्छा, कौन सा गोश्त है जो कि नहीं खाना चाहिए? मैं उसकी बात कर रही हूँ, कौन सा पार्ट भी होते हैं ना डिफरेंट, ये वाला पार्ट, उसका गोश्त, रान का गोश्त, फलां का गोश्त, कौन सा गोश्त जो है मुश्किल होता है चबाना और नहीं खाना चाहिए? खाना नहीं चाहिए वाली कोई बात नहीं है, कोई नहीं, खाएं आप सारा गोश्त, पकाएं सही। गोश्त जो है हमेशा गला हुआ होना चाहिए। कच्चा गोश्त, रॉ मीट बिल्कुल प्रेफर। इनफैक्ट वो लोग जो स्टेक्स खाते हैं, जो कहते हैं ना कि बस लाइटली डन हो, रॉ हो, सेंटर से रॉ हो, उसके दो नुकसानात हैं। आप अपने दांतों पे बहुत लोड डालेंगे, वन। दूसरा, जब गोश्त पका हुआ नहीं होता, हमें नहीं पता वो कितनी देर बाहर आया, उसमें कितनी बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन हुई है। आपने वो बैक्टीरिया कच्चे बगैर पके खा लिए, इससे डिसेंट्री होती है, डायरिया लग जाता है, कॉलरा के पेशेंट्स आते हैं इसकी वजह से कि उनको लूज मोशन हो गए। कच्चा गोश्त जानवर तो शायद खा सकता है, हम नहीं खा सकते, खाना नहीं चाहिए जी। पुराने जमाने में भी होता था, तो वो लोग पहले उसको रोस्ट करते थे और फिर खाते थे, जो हम लोग पुराने जमाने की बात करते हैं ना। जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी है नादिया? मैं ठीक हूँ, कौन बात करें? हुमा बात कर रही हूँ। हुमा जी, वेलकम टू द शो। हुमा, तुम्हारे दांत ठीक है? मेरे दांत तो बस मत पूछें, क्या हुआ? बड़े हैं। क्या हुआ? अब तो उनका कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी असल में एक्चुअली एक चीज ये पूछ रही थी कि मेरा जो विजडम टूथ है वो टेढ़ा निकला, जिसकी वजह से मेरा जो ये साइड है गाल, ये पूरा स्वेलिंग होने लगी और काफ़ी मुझे पेनफुल हो रहा था वो। तो मैंने जिनको दिखाया उन्होंने कहा कि आपको हर हाल में रिमूव कराना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कहा कि नहीं, मुझे रिमूव नहीं कराना। तो फिर उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया कि इसको आप थोड़ा सा साइड से उसको घिसवा लें। तो वो मैंने घिसवा लिया तो मुझे काफ़ी उसमें रिलीफ आ गया। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे उन्होंने मुझे कहा कि 1 आध साल बाद ये फिर जब ये थोड़ा और ऊपर आएगा तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा, तो क्या ऐसा है
और क्या अल्टीमेटली इसका यही हल है कि इसको निकलवाना ही पड़ता है? क्योंकि दांतों का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बड़ा खराब रहा है, मुझे काफी तो पेनफुल। तुम क्या गड़बड़ खा रही हो? क्या छालियाँ खाती हो? सच सच बताओ, कराची में सब खाते हैं। छालियाँ नहीं खाती, नहीं छालियाँ नहीं खाती मैंने कभी। ज्यादातर लोग खाते हैं, मैं भी नहीं खाती। मैं असल में शुरू से मेरी आदत थी, मैं ना चीनी खाती थी डायरेक्ट। नहीं गुटका उटका नहीं यार। दोनों से पूछा ना, नॉर्मल। मैंने जिंदगी राबिया से भी मैंने में पूछा, छालियाँ, गुटका, कोई शौक है? पान? नहीं, आज तक नहीं खाया। मीठा हमारा खाने का बहुत रुझान है ना असल में, और वो अच्छा, मीठा ज्यादा खा रही हैं और गड़बड़ नहीं है। थैंक यू। वरना मैंने इतना यहाँ ट्रेंड देखा है, हर एक के जेब में ना छालियाँ होती हैं। छालियाँ, गुटका, मेन पूरी, पता नहीं इस तरह की अच्छा, एक दफा ना मैंने कहा पता नहीं छाली में क्या होता है ना, छालियाँ मैंने एक दफा 2 ले ली, अरे मुझे चक्कर आए, शदीद चक्कर आए। कोटेड होंगी, पता नहीं क्या था उसमें। कोटेड होंगी। अच्छा, बाय द वे, पुराने जमाने में मैं ये नहीं कह रही कि छालियाँ कम्प्लीटली बुरी होती थी, एक्चुअली हकीमों के पास होती थी। नहीं, कोटेड नहीं थी, नॉर्मल वो रियल छालियाँ होती थी। वो एक लकड़ी होती है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ लकड़ी जिसमें से एक एंजाइम निकलता है, ठीक है। वो सिर्फ आप एक स्पेसिफिक अमाउंट में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए खाते थे, ठीक है। इसको आदत नहीं बनाते थे, ये हर वक्त मुंह में नहीं होती थी। हमारे यहाँ जो छालियाँ जो फैक्ट्रीज में और ये बनके ये छोटे छोटे पैकेट्स में आती हैं, इनमें फंगस भी लगी हुई होती है लकड़ियों में, ये कोटेड भी होती हैं, कभी इनको शुगर कोटेड किया जाता है, कभी इनको किसी और चीज से भी कोट किया जाता है। अगर आप इसको substitute भी तो कर सकते एडिक्शन हैं ना। डेवलप हो जाए, इस चीज से कोट किया जाता है। मैंने क्या हुआ, मैं श्रीलंका से ना लाई सिनेमन स्टिक, साफ सुथरी प्यारी प्यारी नरम नरम। अच्छा, वो आप नरम मुंह में- नरम? हाँ, वो बड़े आराम से टक से ऐसे टूटती हैं, बहुत फाइन। श्रीलंका में मिलती हैं साफ सुथरी। वो अगर आप, मेरी फ्रेंड छालियाँ खाती, फ्रेंड नहीं कुलीग कह लें, फ्रेंड तो मेरी कोई छालियाँ नहीं खाती, लेकिन एक कुलीग थी जो कि छालियाँ खाती थी, उसने मुझसे लिया, मुंह में रखा, कहती है मैम ये अगर मुझे मिल जाए मैं छालियाँ छोड़ दूँ। उसको बिल्कुल वो फील आ रही थी, वो फील आ रहे थे कि ये इतनी मजे की चीज है, मुंह में है, और वो और खतरनाक नहीं, इसके कोई गंदे वो नहीं है, इसके साइड भी इफेक्ट्स। आप एक लिमिट के साथ नहीं, थोड़ा सा। खा सकते। गरम मसाले में आता है ना ये। नहीं, वो गरम मसाले वाला नहीं थे, बहुत पतली सी अगर cinnamon बहुत sticks पतली थी। है और बहुत वो मैं लिमिटेड तुम्हें अमाउंट दिखाऊंगी में तो तुम्हें खा रहे यकीन आएगा कि ये क्या है। नहीं आई नो, वो बिल्कुल फाइन पतली सी स्टिक होती है, वो यूं बिल्कुल करके पेपर टूट की जाती तरह। है। हाँ, तो वो कभी कोई श्रीलंका से आ रहा हो तो आप उनसे मंगवाएं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये गंदी चीज़ है छालियाँ वाली, नो। अच्छा, एक और बात बताएं, गोश्त एक तो चबाने का प्रॉब्लम है, एक है जब वो फंस जाता है दांतों के दरमियान। इसका बहुत बड़ा रीजन है, वो ही बात आ गई आपकी गम वाली बात, पॉकेट्स बने होते हैं 2 दांतों के बीच में। हमारे यहाँ हर रेस्टोरेंट में आप देखेंगे, हर घर में देखेंगे, टेबल पे पड़ी होती है टूथपिक। स्ट्रांगली आपको एक डेंटिस्ट मना करेगा, खुदा के लिए टूथपिक मत यूज करें। अरे मेरी अम्मी तो पर्स में लेके घूमती थी, यस, किसी को डब्बा मांग ले। और इसको तो छोड़े, लोग चाबियों से भी, और लोग वो मैच वो नहीं होती माचिस दुपट्टे के धागे पीछे से भी भी, इन सब चीज, ये चीजें जो हैं, ये हमारे दांतों के बीच में स्पेस और क्रिएट करती हैं। जब हम उसमें से फंसा हुआ गोश्त निकालते हैं, जो भी खाना निकालते हैं, उसके बाद क्या होता है कि उनके आपने वहाँ पे गम को इरिटेट किया, गम ने रिसीड होकर नीचे जाना शुरू कर दिया। आप गम को तंग करेंगे, मसूड़े को तंग करेंगे, मसूड़ा नीचे जाना शुरू नहीं, वो मसूड़ा आपको तंग करेगा, मसूड़ा फिर आपको इतना तंग करेगा कि आपको लग पता जाएगा। तो फिर वो मसूड़ा जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है, 2 दांतों के बीच में स्पेस बढ़नी शुरू हो जाती है, स्पेस बढ़नी शुरू हो जाएगी, खाना और फंसना शुरू हो जाएगा। ये एक साइकिल है, इसे विशियस साइकिल कहते हैं। लोग निकाल के खुश हो जाते हैं, हाँ निकल गया, लेकिन आपने वहां पे स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। अब आप बार बार वो टूथपिक लगाएंगे या जो भी चीज से आप निकालते हैं। सिर्फ एक चीज रिकमेंडेड है, वो है फ्लॉस। हाँ, और फ्लॉस की स्टिक्स आ गई हैं, फ्लॉस स्टिक्स आ क्या गई, रोल आता है, इंटरडेंटल ब्रशेस आते हैं, फ्लॉस एंड इंटरडेंटल ब्रशेस। अब मैं आपको इंटरडेंटल ब्रशेस बताऊं, अब आप किसी भी अच्छी फार्मेसी पे जाओ, उनसे कहें आपको इंटरडेंटल ब्रश दें। बच्चे की फीडर का ब्रश होता है ना, जैसे वो यूं जाता है और यूं करके बाहर आ जाता है, देखा है ना आप लोगों अच्छा, ने? ये मैंने इस्तेमाल किया, बहुत ही फजूल चीज थी। डिपेंड करता है आपने क्या ये नहीं, ये पतला सा जो ब्रश दांतों के हाँ, बीच में, बहुत उससे एक तो effective है। दांतों की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि स्टील है ना छोटा सा जिसके ऊपर वो है। नहीं स्टील तो नहीं है। मैंने तो देखा था वो स्टील में था, वो क्या था, उसके ऊपर ब्रश लगा हुआ था, इतना तकलीफ दे और गंदी चीज आई थी, डोंट फिर नो फेंकी द वन मैंने। यू यूज्ड वो क्या थे। ऐसा नहीं होता, नायलॉन ब्रिसल्स होते हैं और बहुत छोटे फ्लेक्सिबल, इतना छोटा सा वो ब्रश होता है। नहीं, बट आई प्रेफर फ्लॉस। दैट्स अप टू यू। फ्लॉस बहुत अच्छा है, और उसमें बड़ा मिंट वाला भी आता है कि जिसको यूज करने से दांतों में खुशबू आती है। फ्लेवर्स होते हैं, आप फ्लेवर वाला यूज कर ले, आप नॉर्मल यूज कर ले आप, लेकिन जब भी यूज कीजिएगा तो वैक्स्ड यूज कीजिएगा। वो जो वैक्स नहीं होता वो टूट जाते हैं बीच में से, फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो खैर फ्लॉस जो मार्केट में मिलते हैं वो अच्छे वैक्स वाले ही मिलते हैं। प्लीज किसी के सामने घर के धागे से मत हाँ, और कीजिए। ये जो यहाँ नहीं तो नाखून से शुरू हो जाते हैं सबके सामने दांत साफ, वो बहुत गंदा हैबिट है, छोड़ दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, प्यार से कहना छोड़ दें। हेलो, कौन?
अस्सलाम वालेकुम। नजमा कैसी हो, कहाँ हो यार, इतनी देर से फोन कर रही हो, शो खत्म होने वाला है, ये क्या? जरूरत मैम, मैंने ये आपसे पूछना है कि मेरे दांतों में ना आरसीटीज हो चुकी हैं, तमाम दांतों में ना। तो अब ये है कि दांत ऊपर से बिल्कुल ऑलमोस्ट ना वो खत्म हो गए हैं, और अब काफी प्रॉब्लम है कि कैप्स जो है ना मुझसे मूव कर जाता है। और मैंने अच्छा 2-3 क्वेश्चन थे मेरे, मैंने ये भी पूछना था कि इसका कोई ट्रांसप्लांट ही हल है, या फिर जैसा मैंने सुना था कि नए दांत भी किसी एज में भी ग्रो कर सकते हैं। तो थोड़ी सी काइंडली इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आ रही नजमा, ऊंचा बोलो जानी, दोबारा बोलो सवाल जो है आपके, ना दोबारा बोलो। मैम मैंने ये पूछना था कि मेरे तमाम दांतों में ना आरसीटीज हो चुकी हैं, और आरसीटीज की वजह से ना मेरे दांत ऊपर से सारे टूट गए हैं, कैप रिमूव हो जाता है, कैपिंग हुई हुई है ना। सही है। तो हाँ जी, तो ये मुझे पूछना था कि उसका क्या हल है। ऑलमोस्ट तमाम दांतों में कैपिंग है, तमाम दांतों में कैपिंग हुई भी है? कैपिंग हुई हुई है, ग्राउंडिंग हुई हुई है, लेकिन दांत जो नीचे से ना टूट चुके हैं सारे। नीचे से दांत टूट चुका है? तो वो बार बार जो है ना दांत से कैप जो है ना रिमूव हो जाता है खाना खाते हुए, इस तरह से। ओके ओके ओके। अच्छा, तो इनकी मुझे बताएंगे इसका क्या हल है, क्योंकि मेरे तमाम दांतों में कैपिंग है। तमाम दांतों में पूरे सारे? जी जी, मेरे दांत ना भुरना शुरू हो गए थे, फ्रंट के दांत ना। सही। तो कुछ में 2-4 दांतों में आरसीटीज नहीं हुई, बाकी तमाम में आरसीटीज हुई हुई है। सही, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल नजमा, मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ। इससे पहले मुझे याद है कि वो जो पहली वाली कॉल थी, उन्होंने भी अपने थर्ड मोलर का पूछा था, उनको हम बताना भूल गए। यस, उसका अल्टीमेट सोल्यूशन यही है कि आपको वो निकलवाना पड़ेगा। डॉक्टर उसके ऊपर से ज़रा सा उसको जैसे घिस देगा, ताकि वो आपके गाल को अंदर से काटे नहीं। क्या होता है कि फिर आपका ना चीक बाइट होना शुरू हो जाती है, आपका गाल बीच में आना शुरू हो जाता है, और वो बहुत तकलीफ दे, मतलब खाते खाते आप चबा रहे एक करंट लगता है, और फिर इंसान यूं करके बैठ जाता है, क्योंकि वो इतनी जोर से आपका गाल बीच में आता है दैट वो बहुत पेनफुल सिचुएशन है। फिर वो बार बार बीच में आता है, तो उसको थोड़ा ट्रिम कर देते हैं, लेकिन वो दांत बाहर और आएगा, फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, फिर आप ऊपर से घिसवाएंगे, एक पॉइंट आएगा घिस घिस के इसमें सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म दर्द हर चीज दांत में शुरू हो जाएगी। इसका अल्टीमेट सोल्यूशन है इसको निकलवाना ही। अच्छा, थर्ड मोलर जो हमारे मुंह में जो दांत है, इसको हम कहते हैं, अब ये हमारे लिए कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, अगर ये निकल भी जाएगा तो आपकी डेंटिशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसकी क्रिएटेड प्रॉब्लम से आपका सेकंड मोलर या जो दूसरा जो खाने वाला चबाने वाला बड़ा दांत है वो निकल गया, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो अगर इसमें ज़रा सा भी इशू है, इसको निकलवा दें। इसकी रूट कनाल भी कभी भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती। जिस तरह अभी ये दूसरी कॉलर की नजमा, उन्होंने बताया कि रूट कनाल हुई हुई है। रूट कनाल के बाद दांत जो है ना वो बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, मतलब आराम से टूट सकता है। हम उस दांत को सेव करने के लिए उसके ऊपर क्राउन लगा देते हैं, और कभी कभी 2-3 दांतों को मिला के ब्रिज लगा देते हैं, क्योंकि अब इनका वो क्राउन या ब्रिज बार बार निकल रहा है, तो इसमें वो वाला नहीं लग पाएगा। इसका मतलब है नीचे से शेप चेंज हो गई है, उसकी अटैचमेंट नहीं आ रही है, अब आपको नया लगवाना पड़ेगा। एक और बहुत एक सोल्यूशन है, वो ये है इम्प्लांट। अगर आप इम्प्लांट करा सकते हैं, अगर आपके पास कोई अच्छा इम्प्लांटोलॉजिस्ट है जहाँ भी आप रहती हैं, उसमें होता है कि दांत को अंदर मसूड़े के अंदर स्क्रू कर दिया जाता है, एक आर्टिफिशियल दांत को आपका दांत निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो अगर बहुत टूट चुका है तो उसके रहने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है। तो एक स्क्रू करके आपके मुंह में दांत लगा दिया जाएगा, वो एक नॉर्मल दांत की तरह आपके मुंह में रहेगा। लेकिन सच बात बताऊं, अल्लाह मियाँ के दिए दांतों से बेहतर दांत हम कितना भी अच्छा बना लेना, वो अल्लाह के दिए दांतों से मैच नहीं कर सकता। हम इसलिए सेव करते हैं कि आपका अपना दांत जितना सेव रह जाए वो सबसे बेहतरीन है। रूट कनाल भी इसलिए किया जाता है कि अपना दांत बच जाए, अपना दांत बच जाए। लेकिन अगर आपका अपना ही दांत अब आपको इतना प्रॉब्लम कर रहा है, तो थोड़ा सा मेंटली रेडी हो जाइए इस चीज़ के लिए। कोई वो नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई पेनफुल नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, यू विल बी फाइन। अच्छा, मैसेज है आपके लिए राफिया, प्लीज़ डॉक्टर से पूछें कि गम्स में बहुत दर्द होता है। हाँ। तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, बताएं आपकी नेचुरल मेथड बताएं या मैं स्केलिंग करवाऊं? अच्छा ठीक है, देखें, अगर गम में खून आना शुरू हो चुका है, इसका मतलब मसला बहुत बढ़ गया है। एक होती है स्वेलिंग, हाँ मुझे भी कुछ आ रही है ना, कुछ जलने की स्मेल एकदम, मुझे भी एकदम से आई, मैंने इसलिए मैं सोची थी मैं क्या करूं, बताऊं नहीं था। अच्छा खैर, ये इतनी देर में सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम इस पे बात करते हैं। जब मसूड़े आपके फूलना शुरू हो जाए, इसका मतलब है जिंजिवाइटिस। एक शुरू की फॉर्म को जिंजिवाइटिस कहते हैं। जब वो बहुत बढ़ जाता है मसूड़े और नीचे हड्डी तक चला जाता है, तो उसको पेरिडोंटाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होता ये कि यस, स्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जब तक आप वहां से देखिए कॉज क्या कर रहा है, कॉज वो गंद कर रहा है वहां पे जो जमा हुआ है, जब तक आप उसको नहीं हटाएंगे, कोई भी दवाई, कोई भी टूथपेस्ट, कोई भी जेल, कोई भी माउथ वॉश यूज कर ले, जब तक वो मसला वहां बैठा हुआ है आपका सही नहीं होगा। आपको स्केलिंग करानी पड़ेगी। स्केलिंग के बाद आपको चूज करेंगे तो वो इफेक्टिव है। स्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी कहते हैं हर 6 महीने के बाद आप अपने दांत जैसे भी रखते हैं, अच्छे रखते हैं, फ्लॉस करते हैं, 6 महीने बाद एक स्केलिंग का हाथ जरूर लगवा लिया करें। इससे क्या होता है कि 2 दांतों के बीच में फंसी हुई चीजें जो है ना वो सब निकल जाती हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर फ्लॉस करते हैं तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं एक बात बताऊं, रेगुलर फ्लॉस भी करते हैं हम लोगों को, कहते हैं ट्वाइस अ डे ब्रश करें और फ्लॉस दिन में एक दफा जरूर करें, ठीक है। लेकिन एक लेयर होती है, कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है, उनका स्लाइवा ऐसा होता है, वो लेयर जमना शुरू हो जाती है, प्लाक की लेयर, कैलकुलस मोटा आपको पत्थर नजर बन आए जाता तो है। फिर तो जरूर वो स्केलिंग तो कराएं। आपको हटवाना ही हटवाना है। जी हाँ, थैंक यू सो मच राफिया। बहुत सारी और सवाल ज़हन में आ रहे थे। एज अ डॉक्टर तो तुम बड़ी मजेदार हो, बहुत अच्छी तुम्हारे पास नहीं, मतलब इन्फॉर्मेशन। मैं वैसे मजेदार नहीं हूँ। हाँ नहीं, सीरीज वीरीज तो हम करते रहते हैं लेकिन ये अच्छा एक मैंने सीरीज बताई थी हाई सीज करके, HIGHSEAS यानी समुंदर, वो भी देखें, बड़ी मजे की मुझे सीरीज लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और 14 अगस्त के मौके पे इंशाल्लाह हमारा स्पेशल जो शो होगा वो देखना ना भूलिएगा। अपने सब जो आसपास लोग हैं मेक श्योर कि वो SOPs फॉलो करें, फजूल घर से ना निकलें, अभी भी ख़तरा टला नहीं, बी वेरी केयरफुल। बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिल के इस वबा का मुकाबला करें। भी आ चुकी है ना। बिल्कुल, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर हम इस वक्त केयरलेस होंगे तो भूल ना जाएं कि किस तकलीफ और परेशानी से हम गुजरे हैं पिछले महीनों में, वो दोबारा ना वक्त आए। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, लेकिन आपको भी ख्याल करना पड़ेगा, हम सबको ख्याल करना पड़ेगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।